एक दिन ऐसा आएगा जब धरती पर राक्षस आएंगे और उस दिन सारी इंसानी सभ्यता खत्म हो जाएगी। इस दुनिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर बर्फ के राक्षस आए हैं और ये इंसानों को खाते हैं और उन्हीं पर जिंदा रहते हैं। लेकिन इस कहानी का हीरो अभिषेक, उसे मिली है एक पावर जिससे वो सारे इंसान को बचा सकता है। लेकिन हमने वो सुना है ना, इंसान ही इंसान का दुश्मन होता है। क्या इंसान एकजुट होकर इन राक्षसों को हरा पाएंगे या फिर वो आपस में ही लड़कर मर जाएंगे? इस कहानी की शुरुआत होती है जब एक दिन सब हैरान हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की जगह ग्लोबल फ्रीज हो जाता है, सारी दुनिया जम जाती है। जो नॉर्मल खाने पीने की चीजें होती हैं वो किसी खजाने से कम नहीं होती। और इसी बीच हमारा मेन हीरो अभिषेक उस जमे हुए शहर में से खाना ढूंढने के लिए जा रहा था। वो देखता है कि नीचे बिल्डिंग सी बिल्डिंग है और उसके ऊपर बर्फ जम चुकी है और ये बर्फ काफी मोटी है तो मैं इस पर चल सकता हूँ। और जैसे ही वो उसे पैर रखता है वो बर्फ टूट जाती है और वो गिरते वक्त सोचता है कि अभी तक तो बर्फ बिल्कुल ठीक थी, ये टूट कैसे गई? मानो ऐसा हो जैसे भगवान कह रहे हो, बस इंसान इस पतली बर्फ जितने कमजोर हैं, एक झटका और तुम सब खत्म हो जाओगी। वो अपनी कुल्हाड़ी निकालता है दीवार पर मारने के लिए कि शायद वो बच जाए, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। वो नीचे जाकर एक बिल्डिंग पर गिरता है जो कि एक सुपरमार्केट था और वो बच जाता है क्योंकि वहां पर बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी। वो इस चीज को सोचकर खुशी हो रहा था कि मैं बच गया। तभी वहां पर एक 4 आंख वाला मॉन्स्टर आता है। वो इतना बड़ा है कि अभिषेक जैसे अगर 100 आदमी वहां पर खड़े हों तो सबको एक साथ खा जाए। अभिषेक वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वो ऊपर देखता है कि बहुत सारी नुकीली बर्फ जमी हुई है और उसके ऊपर एक पैरासाइट बैठा हुआ है। और भागते भागते वो नुकीली बर्फ उसके ऊपर गिरती हैं और उस मॉन्स्टर के आर पार चली जाती हैं। वो ये सोचता है ये कैसे हुआ, शायद यहाँ पर आवाज ज्यादा थी इसलिए, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। आखिरकार इसी वजह से उसकी जान बची थी। और जैसे ही वो एक कदम आगे चलता है ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लग जाते हैं और वो सोचता है कि आज भगवान मुझे मार कर ही रहेंगे। और उन पत्थर के साथ बहुत सारी बर्फ भी गिरती है जिस बर्फ में वो दब जाता है। और जो पैरासाइट हमें पहले दिखा था उसके हाथ के पास आता है और एक अजीब सा मैजिक या पावर्स यूज करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद अभिषेक बर्फ से ऊपर आ चुका है और उसे खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ। वो अपना सर खुजाता है और सोचता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो ये रियलाइज नहीं करता कि वो पैरासाइट उसके साथ जुड़ चुका है। और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी एक आंख नीली हो चुकी है। इसके बाद वो सोचता है कि मैं घर से बाहर बहुत टाइम से हूँ और अब ठंड बढ़ती जा रही है तो अब मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना चाहिए। लेकिन तभी वो देखता है उसे एक चॉकलेट दिखती है और उसे देखकर खुश होता है कि आज कम से कम मैं खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा। इसके बाद वो उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहाँ पर वो रहता है और वहां पर आने जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वहां पर जाने का बस एक सीवर है जिसे सब अंदर बाहर आने के लिए यूज करते हैं। बिल्डिंग के अंदर के हालात बाहर के हालात से कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। दिन पर दिन वहाँ की हालत खराब होती जा रही थी। बहुत से लोग इस बिल्डिंग में फंस गए थे, अब वो बाहर नहीं जा सकते और अंदर उनके पास बहुत कम खाना बचा है। और अभिषेक ये देखकर सोचता है कि मुझे नहीं पता ये सब कब तक चलेगा और किस दिन ये सारे इंसान अपनी इंसानियत छोड़कर एक दूसरे को खाने लगेंगे। तभी वो अपने कमरे के पास जाता है और देखता है कि वो गुंडे जो यहाँ पर घूमते रहते हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। वो अपने रूम का दरवाजा खटखटाता है और एक लड़की दरवाजा खोलती है। वो थी उसकी गर्लफ्रेंड रिया। वो इतनी जल्दी दरवाजा खोलती है कि अभिषेक सोचता है क्या तुमने दरवाजा बंद किया था? जैसे ही वो अंदर जाता है रिया उसे हग करती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस किया? वो कहता है हाँ क्यों नहीं। लेकिन तभी वो कहता है क्या तुमने दरवाजे को लॉक किया था? वो कहती है क्या ज्यादा जरूरी है, दरवाजा या मैं? इसके बाद अभिषेक अपने बैग से निकाल कर उसे कुछ दिखाता है। वो उससे पूछती है कि ये क्या है और वो उसे कहता है ये चॉकलेट है। वो उसे गले लगाती है और कहती है तुम बेस्ट हो। लेकिन उसके बाद वो उससे पूछती है क्या तुम सिर्फ एक ही चॉकलेट लेकर आए हो? वो कहता है ये भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है और इसकी वजह से एक मॉन्स्टर ने मुझे ऑलमोस्ट खा लिया था। लेकिन फिर वो उसका बैग देखती है और उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। उसे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और इसके पास और भी ज्यादा खाना है। दूसरे कमरे में आग के सामने बैठकर वो सोचता है कि अब क्या करना है। काफी दिनों से उसे खाना नहीं मिला है और जो भी उसे खाना मिला था वो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया था। फिर वो सोचता है क्या मुझे बीज खाने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैंने खा लिए तो हमारे पास जो उम्मीद बची है कि हम इन्हें बोकर खाना उगा सकते हैं वो उम्मीद भी चली जाएगी। उसके बाद वो उस मीट को देखता है जो उस मॉन्स्टर का था और सोचता है अगर ये जहरीला ना होता तो इतना बड़ा मॉन्स्टर था कि वो पूरी बिल्डिंग को खाना खिला सकता। लेकिन फिर वो सोचते है चलो इसका कुछ तो यूज है, ये बहुत अच्छी तरीके से जलता है, कम से कम मैं ठंड में नहीं मरूंगा। और वो उसे जला देता है। फिर वो डेट देखता है, आज 14 फरवरी थी और वो बिल्कुल भूल चुका था कि आज वैलेंटाइंस डे है। फिर वो दूसरे कमरे में जाता है उसे सॉरी बोलने के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। तब इसकी दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है और सोचता है कि वो बाहर क्या कर रही है, मैंने उसे बाहर जाने से मना किया था, बाहर खतरा है। वो दरवाजा खोलता है और खोलते ही उसके मुंह पर एक जोरदार बैट आता है। उसके नाक से खून निकलने लगती है और वो दूर जाकर गिरता है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे दिखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अनुज के साथ खड़ी है। वो बहुत ज्यादा
दर्द में था और अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि तुमने मुझे धोखा देकर अनुज का साथ क्यों दिया। वो गुस्से से पागल हो जाते हैं, तुम ये पूछ भी कैसे सकते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो, एक चॉकलेट मुझे दोगे और सारा खाना खुद रख लोगे, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे बैग को नोटिस नहीं किया, तुम क्या उसमें हवा भर कर लेकर आए हो, मुझे तो लगता है तुम इंसान भी नहीं हो, अपनी ही गर्लफ्रेंड से झूठ बोलते हो। अनुज अभिषेक के पास जाता और कहता मुझे तुम पर दया आती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी खुश नहीं रख सकते और यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं जंगल राज चलता है, यहाँ स्ट्रॉन्ग जीतता है और कमजोर हार जाता है, या तो तुम मेरे गुलाम बन सकते हो या मेरे शिकार बन सकते हो, और जल्दी बताओ खाना कहाँ रखा है। अभिषेक खाना देने से मना करता है और कहता तुम कर ही क्या लोगे। अनुज एक इविल सी स्माइल के साथ कहता है अब तुम मेरे शिकार बनोगे, और रोड से पहले उसका पैर तोड़ता है और फिर बार बार उसके चेहरे पर मारता है, और कुछ देर बाद उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं होता। इसी बीच उसके आदमी उसे बताते हैं घर में सिर्फ कुछ सड़े हुए बीज है और खाने के लिए कुछ नहीं है, और अभिषेक की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। तभी अनुज चाकू निकालता और कहता है ये भी तो हमारे लिए खाना है, और कहता है अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम शायद जिंदा रहते। और अभिषेक हर मर्द इंसान की तरह सोचता है काश मुझे एक और मौका मिले। अभिषेक एक अलग जगह पहुंच जाता है, वो डर की वजह से आंखें खोलता और देखता है कि वो मरने के बावजूद जिंदा कैसे है और ठीक ठाक है। फिर वो देखता है कि वो अपने ऑफिस में है। डेट और टाइम देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो 24 घंटे पास्ट में आ चुका है। अभिषेक को कोई आइडिया नहीं था कि जो अभी उसने देखा क्या वो सपना था या वो हकीकत थी। वहां पर शहर में प्रोटेस्ट चल रहे थे तो पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत सारी पुलिस वहां पर छोड़ी थी। अमीर लोग अपनी पार्टीज में बिजी थे, बुरे लोग अलग अलग जगह पर अपनी डील्स कर रहे थे, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तभी आसमान में एक ब्लू लाइट दिखती है और सब उसके पास जाते हैं फोटो खींचने के लिए। तभी अभिषेक को पता चल जाता है कि जो उसने देखा था वो बिल्कुल सच था और वो 24 घंटे पास्ट में आ चुका है, और अब उसे जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करना होगा ताकि वो सरवाइव कर सके और उसके साथ वो ना हो जो उसके साथ पहले हुआ था। तभी उसके पास एक फोन आता है और वो देखता है उसी गर्लफ्रेंड उसे कॉल कर रही थी। वो बेशर्मों की तरफ से कहती है कि मेरा क्रेडिट कार्ड में पैसे खत्म हो चुके हैं, क्या तुम मुझे पैसे भेज दोगे। अभिषेक को याद आता है कैसे उसने उसे धोखा दिया था और उसे कमजोर कहा था। वो कहता है आज के बाद मुझे फोन मत करना और मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ। उसके बाद उसका फोन काटता है और उसका नंबर डिलीट कर देता है, और वो वहां से जाते वक्त सोचता है कि ऐसे लड़कियां जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं वो बर्फ में जमकर मर जाए वही अच्छा है। उसके बाद वो सोचता है कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पर पहले से राइट्स चल रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ग्लोबल फ्रीज के बाद वो और बद से बदतर हो जाएगी, तो मुझे बेसिक चीजें जैसे खाना पानी और चीजें इकट्ठी करनी होंगी, उसके साथ मुझे वेपन्स भी करने होंगे ताकि अनुज जैसा आदमी दोबारा आकर उसे मार ना दे। तभी तो पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेते हैं। पुलिस ऑफिसर उसे इसलिए रोकते हैं क्योंकि शहर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इतनी लेट तक घूमना अलाउड नहीं है। वो दोनों उसे कहते हैं कि वहीं रुको और अपना सामान चेक करवाओ। उनमें सीनियर ऑफिसर रिपोर्ट करता है कि हमने एक चोर को पकड़ा है। उन्हें गलतफहमी हुई थी कि अभिषेक एक चोर है। वो अपने जूनियर को कहता है कि ध्यान से उसके पास जाना। वो अपनी गन निकालता उसकी तरफ करता और कहता मुझे तुम्हारे बैग में देखना है। वो अपना हाथ ऊपर करता और कहता है मेरे पास सिर्फ मोबाइल है, मैं यहीं पर काम करता हूँ। वो जैसे ही अपने बैग से लैपटॉप निकाल कर दिखाने लगता है, वो जूनियर ऑफिसर जो कि अभी अभी पुलिस फोर्स में शामिल हुआ था और डरा हुआ था, वो गोली चला देता है क्योंकि उसे लगा था कि वो एक हथियार है। और ये देखकर अभिषेक सोचता है कि यार मैं फिर से मर जाऊंगा, मुझे एक चांस मिला था और वो भी गया। तभी उसकी आंख ब्लू हो जाती है और उसकी पावर्स एक्टिवेट होती है और उसे गोली धीरे धीरे आती हुई दिखती है। उसके आसपास सारा टाइम स्लो हो जाता है। वो पहली गोली को डॉज करता है और तभी ऑफिसर दूसरी गोली चलाता और वो भी उसे धीरे धीरे आती हुई दिख रही थी। तब उसे रियलाइज होता है कि ये कोई भ्रम नहीं है, ये सच में उसकी पावर्स है। उसके आसपास ब्लू फ्लेम्स आ जाती हैं। अभिषेक सोचता है मेरे पास टाइम नहीं है इन सब के साथ वेस्ट करने के लिए, और तभी एक कमाल की चीज होती है, गोली बीच हवा में जम कर नीचे गिर जाती है। तभी अमन उसके पास जाता और उसे जोर से मुक्का मारता है। उसकी आंखें पीछे हो जाती हैं और वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। जो सीनियर ऑफिसर था वो ये देख कर डर जाता है कि अभी क्या हुआ और मेरा जूनियर कहाँ गया, वो जिंदा है या मर गया। अभिषेक के पास टाइम नहीं था यहाँ पर वेस्ट करने के लिए। वो फिर से होश में आता है और भागकर अपने अपार्टमेंट में जाता है और वहां पर जाकर कोलैप्स हो जाता है। वो अपने घर जाकर सोचता है कि मैं इस चीज कैसे कर सकता हूँ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए गन निकालता है जो उसने उस ऑफिसर से ले ली थी। वो शीशे के सामने खड़ा होकर गोली चलाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उसे बीच हवा में ही पकड़ देता है और उसके चारों तरफ बर्फ जम जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्यों है, क्या ये इसलिए कि मैं बहुत तेज चलता हूँ और हाई स्पीड की वजह से मेरे आसपास बर्फ जम जाती है। तभी वो सोचता है कि मेरे पास सिर्फ 22 घंटे बचे हैं और ये स्पीड बहुत ज्यादा काम आ सकती है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था तब उसके दरवाजे पर नॉक की आवाज आती है। दरवाजे पर उसकी पड़ोस वाली आंटी थी और वो पूछती है कि ये आवाज कैसी थी। वो झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरा टीवी का रिमोट खराब हो गया था और वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। वो उससे कहती है ध्यान से रहना, आजकल यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, पास के एक सुपरमार्केट में अभी अभी चोरी हुई थी और वहां पर गोलियां भी चली थी, तो अपना ध्यान रखना और ज्यादा काम मत करो, थोड़ा रिलैक्स करो। ये कहते वो चली जाती है और वो सोचता रहता है कि उसे सामान कहाँ से लेकर आना और क्या क्या लेकर आना है। तभी उसे याद आता है कि आंटी ने बताया था कि पास वाली सुपरमार्केट में चोरी हुई थी, तो मतलब
वहाँ पर सारा सामान हो सकता है जो मुझे चाहिए, और वैसे भी 24 घंटे में तो सब कुछ बर्बाद ही होने वाला है। तभी अभिषेक उस सुपरमार्केट में चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारे कैमरे थे लेकिन एक ही कैशियर था। वो कुछ ही सेकंड्स में सारा सामान वहाँ से खाली कर देता है और वहाँ से बिल ऐसे आता है जैसे धागे आ रहे हो। किसी ने बहुत सारा सामान अभी भी परचेज किया था लेकिन कैशियर को बिल्कुल समझ नहीं आता कि किसने किया था, और कुछ ही सेकंड्स में इतना सारा सामान कौन और कैसे खरीद सकता है। और उस बिल के एंड पर एक नोट लिखा था कि चिंता मत करना और घर जाकर सेफ रहो। वो लड़की ये सब देखकर परेशान हो जाती है कि एक ही हफ्ते में यहाँ पर 2 बार चोरी हो चुकी है, मेरी किस्मत कितनी खराब है। तभी वहाँ पर एक लाल बालों वाला और एक हरे बालों वाला लड़का आता है और अपनी गन उसे दिखाते हैं। इस लड़की की किस्मत सच में बहुत खराब है और कहते हैं कि अपने सारे पैसे मुझे दे दो। वो इतनी तेज चिल्लाता है कि उसकी आवाज बाहर भी सुनाई देती है, और बाहर एक अजीब सा आदमी खड़ा था जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। और कुछ देर बाद वो लाल बालों वाला लड़का कहता है कि जरा दरवाजे की तरफ देखो। वहां पर एक बहुत ही बड़ा सफेद और नीला मॉन्स्टर था। हरे बालों वालों को लगता है कि एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था और वो पूछता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन से। लेकिन दूसरा लड़का इतना शांत नहीं था, वो गोली चला देता है। उस मॉन्स्टर को 3 बार मारता है लेकिन वो हिलता भी नहीं है। तभी वो मॉन्स्टर उस लाल वाले लड़कों को पकड़ता है और धीरे धीरे उसे अलग करने लगता है और उसे खा जाता है। वो लड़की भागने की बजाय उस सबको रिकॉर्ड करती है और टिकटॉक पर डाल देती है। अभिषेक की बिल्डिंग की सिक्योरिटी में रमेश है, वो ये सब देख कर कहता है क्या आजकल के बच्चों को ये सब पसंद है। और दूसरा गार्ड कहता है कि टिकटॉक पर आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है। तभी उसके फोन पर एक वार्निंग आती है। कुछ देर तक उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो ने एक वार्निंग इशू की है कि शहर में मॉन्स्टर घूम रहे हैं, सब अपने घर में रहें। और ग्लोबल फ्रीज अप शुरू हो चुका है, टेम्परेचर बहुत जल्दी नीचे जा रहा है। उन्होंने सबको वार्न किया है कि मॉन्स्टर और बर्फ से बचने के लिए अपने घर पर रहें और सेफ रहें। अपने घर को तैयार रखें कि आप ठंड से बच सके। और वो सिक्योरिटी गार्ड इस सबको बड़ा सीरियस लेता है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो इसमें इन्वॉल्व है। अगर उन्होंने वार्निंग दी है तो कुछ सोच समझ कर दी होगी। लेकिन दूसरा गार्ड उसकी बात को ऐसे ही इग्नोर कर देता और कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो पूरी बिल्डिंग में अनाउंसमेंट करते हैं कि सभी लोग अपने घर पर रहें और बाहर ना निकले। तभी हमें दिखाया जाता है कि अनुज एक रूम में है और उसने एक बंदे को पकड़ लिया है लेकिन वो मुंह नहीं खोल रहा है। तभी वो उसे पिक्चर दिखाता है कि तुमने ये क्या किया था, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, तुम्हें पता है ये कौन है, ये मेरी बेटी है। और तभी वो रोते हुए कहता है मुझे नहीं पता था उस टाइम पर कि ये इतनी इंपॉर्टेंट पर्सन है और ये तुम्हारी बेटी है। लेकिन अनुज उसकी एक बात नहीं सुनता और चाकू निकालता है, उसका हाथ रखता है और धीरे धीरे उसकी उंगलियां काटना शुरू कर देता है और उसकी एक उंगली लेकर रख लेता है और फाइनली काउंट करता है कि उसके पास कितनी उंगलियां हैं, और उसके पास 6 उंगलियां हो चुकी है, जो नंबर उसे चाहिए था। उसके आदमी उससे पूछते हैं कि आप हम इसका क्या करें, और वो कहता है ऐसी गुनाह की सजा सिर्फ एक होती है, वो होती है आग। और कहता है यहाँ पर एक बॉयलर रूम है ना, उसमें डाल दो इसे। वो दोनों उसे लेकर जाते हैं और बॉयलर में डाल देते हैं। उनमें से एक कहता है कि ये बॉयलर काफी पुराना लगता है, क्या तुम्हें लगता है इसे फट जाएगा। वो कहता है बकवास बंद करो और अनुज के पास जाओ। और तभी वो बॉयलर सच में फट जाता है और जो आदमी उसके पास खड़ा था वो उड़ते हुए पीछे जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अभिषेक घर पर पौधे लगा रहा था और सारे सिस्टम सेट कर रहा था ताकि वो घर पर ही खाना उगा सके और खा सके। उसके दिमाग में चल रहा था कि मैं कितना भी खाना इकट्ठा कर लूं कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा, तो मुझे पेड़ पौधे लगाने होंगे जिससे मैं खाना खा सकूं। फिर वो सोचता है कि मैं इन सब के सहारे बहुत लंबे टाइम तक जी सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। फिर वो अपनी पावर्स का यूज करता है और जल्दी जल्दी काम करता है। लेकिन तभी उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। वो सोचता है इस टाइम पर कौन हो सकता है। वो दरवाजा खोलता है और वहां पर सेम सिक्योरिटी गार्ड है जिसने अभी अभी अनाउंसमेंट की थी। वो कहता अभी हमने अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत गिर रहा है, लेकिन मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि कुछ टाइम के लिए हीट बंद हो जाएगी क्योंकि बॉयलर रूम फट गया है। और अभिषेक को याद आता है कि पिछली लाइफ में भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन जब तक उन्होंने बॉयलर को ठीक किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभिषेक कहता है कि मैं उस बॉयलर को ठीक कर सकता हूँ, क्या तुम मुझे उसके पास लेकर जा सकते हो। वो अपने रूम से निकलने के बाद ऊपर जाने लगता है, लेकिन गार्ड उसे कहता तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता बॉयलर रूम ऊपर है ना। वो उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि नहीं, बॉयलर रूम सबसे नीचे है। वो मन ही मन सोचता है कि आंटी ने तो बताया था कि बॉयलर रूम ऊपर है। वो बॉयलर रूम में जाते हैं और वहां देखते ही वहाँ बहुत ज्यादा ठंड है और एक ब्लू स्मोक है वहां पर। गार्ड अभिषेक को बताता है कि यहाँ डैमेज हुआ है। अभिषेक उसे बहुत जल्दी ठीक कर देता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है वहां पर नीला खून है और वो देखकर उसे कुछ याद आता है जो उसकी पिछली लाइफ में हुआ था। वो बड़ा सा मॉन्स्टर जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। और तभी उस दूसरे गार्ड के पीछे एक लंबे लंबे हाथ आते हैं और एक मॉन्स्टर उसे उठाता है और उसके सर को कुचल कर खा जाता है। ये देखकर अभिषेक शॉक हो जाता है और उससे भी ज्यादा शॉक में होता है वो दूसरा गार्ड। वो मॉन्स्टर दूसरे गार्ड को भी खाने वाला था। तभी अभिषेक अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और सुपर स्पीड की मदद से उसको बचा लेता है। उसका सर भी ऑलमोस्ट कुचल दिया था उस मॉन्स्टर ने। इसी के साथ वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। वो सोचता है अगर मैं फुल स्पीड में जाऊं तो मैं खुद को
और रमेश को बचा सकता हूँ। अभिषेक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके पास आता जा रहा था और वो सोच रहा था कि मेरी स्पीड कम क्यों हो रही है, क्या इसलिए है क्योंकि मैं रमेश को उठाकर भाग रहा हूँ। इसी के साथ वो दरवाजे की तरफ देखता है और रमेश को बाहर फेंक देता है। रमेश ये सब देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ 2 सेकंड में हुआ था। अभिषेक इतनी देर से भाग रहा था, लेकिन उसके लिए सिर्फ 2 सेकंड ही बीते थे। मतलब उसने पलक झपकी और वो मॉन्स्टर के सामने से अब दरवाजे के बाहर है। तभी मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है और अभिषेक बस 1 मिलीसेकंड के मार्जिन से उससे बचता है और अब उसकी स्पीड मॉन्स्टर से ज्यादा हो चुकी है। वो सोचता है कि ये मॉन्स्टर किसी तरीके से रमेश से रिलेटेड है, क्योंकि जब वो उसे उठाकर भाग रहा था तो मॉन्स्टर उसे पकड़ पा रहा था, लेकिन अब उसकी स्पीड मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा है। मॉन्स्टर उस पर कुछ और हमले करता है और वो आसानी से डॉज कर लेता है और वो सोचता है कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि मेरी पावर रमेश की वजह से कम हो गई थी। वो उस मॉन्स्टर को देखकर सोचता है कि पिछली लाइफ में ही बहुत सारे लोगों ने इनको फेस किया था, लेकिन उस टाइप पर हम सिर्फ बचकर भाग सकते थे, लेकिन अब मेरे पास पावर है, अब मैं इन्हें रोक सकता हूँ। जो इंसान एक टाइम पर शिकार था वो शिकारी बनेगा। वो एक पत्थर उठाता है और ट्राई करता है उसे जोर से फेंकने की, और अब उसके पास इतनी स्पीड है कि छोटा पत्थर भी एक बहुत बड़ी मिसाइल जितना काम करता है और वो छोटा पत्थर उस मॉन्स्टर को तबाह कर देता है। इससे अभिषेक को एक और बात कंफर्म होती है कि मेरी पावर सिर्फ उनके आसपास काम करती है जिनके पास पहले से एनर्जी है, तो मतलब मुझे मॉन्स्टर के आसपास कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके मन में ये सब चल ही रहा था, तभी जमीन पर एक ब्लू लिक्विड गिरता है और वो अपने आप को देखता है, अपने हाथों को देखता है। उसकी आंख और मुंह से वो लिक्विड निकल रहा था, लेकिन उसे पता था कि ये नीला खून है, और तभी वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। और तभी रमेश उसके पास आ रहा था और अभिषेक ये देखकर खुश होता है कि वो ठीक है, और तभी उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद अभिषेक की आंखें खुलती हैं और कुछ अनजान चेहरे उसके सामने हैं, और वो लड़की रमेश को कह रही होती है अगर हम चाहें तो भी बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ठंड से दरवाजा जम चुका है। रमेश उन लड़कों को कहता है कि तुम दरवाजा बंद करो और सिक्योरिटी रूम में जाकर हीटर को बढ़ा दो। उसके बाद उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं और वो आंटी के घर में है। आंटी रमेश को बाहर जाने के लिए कह रही होती है और कहती है वो तुम्हें ऊपर मिलेगी। इसके बाद अभिषेक दोबारा से बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं वो एक हॉस्पिटल जैसी जगह पर है और वो डॉक्टर उसे बता रही होती है कि एक चमत्कार है कि अभी तक जिंदा है, इसका बॉडी टेम्परेचर बहुत नीचे जा चुका है, और वो रमेश को बाहर जाने के लिए कहती है। रमेश को वहां से बाहर भेजने के बाद वो अपने एक रिकॉर्डर में उसकी सारी हालात और उसके सारे टेस्ट नोट करती है। वो बताती है कि एज 22 से 24 के बीच, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम, इसके ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे। उसके बाद उसका ब्लड टेस्ट करती है और पहले वो ब्लड बिल्कुल अलग लग रहा था जैसे वो एलियन का ब्लड हो, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ब्लू इम्प्योरिटीज अलग हो गई थी और खून अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ब्लड टेस्ट को अभी आने में बहुत टाइम है, तो वो डिसाइड करती है कि अभी वो उसकी बॉडी को देखेगी, वो उसकी बॉडी के सरफेस को देखेगी और एनालाइज करेगी कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके शरीर पर जो नीले निशान है पहले वो ऐसे लगते हैं जैसे वो नस हो, लेकिन गौर से देखने के बाद उसे पता चलता है कि एक एलर्जिक रिएक्शन है। और इसी बीच अभिषेक की आंखें खुल जाती हैं और वो हैरान हो जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। डॉक्टर उसे कहती है ज्यादा हिलना मत, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, और वो उसे बताती है कि मैं एक ब्लैक मार्केट की डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन तुम मुझे डॉक्टर कह सकते हो। वो डॉक्टर उसे कहती है मुझे तुम्हारा केस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और नीचे बेसमेंट में बॉयलर रूम में तुम्हारे साथ क्या हुआ था कि तुम्हारा शरीर नीला पड़ गया और इतना ठंडा हो गया। अभी वो जिस शहर में उसका टेम्परेचर है -29 डिग्री सेल्सियस, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी इंसान का कम से कम टेम्परेचर होने का वो है 13.7 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अभिषेक की बॉडी का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो मेडिकल बुक्स में लिखा है कि इंसानी बॉडी 0 डिग्री सेल्सियस पर भी सरवाइव कर सकती है, लेकिन जैसे ही इंसान का बॉडी टेम्परेचर 32 डिग्री से नीचे जाता है हाइपोथर्मिया की वजह से उसकी मौत हो सकती है। लेकिन अभिषेक का बॉडी टेम्परेचर है 10। वो थर्मामीटर से उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करती है और उसे दिखाते हुए कहती है ये देखो तुम इस टेम्परेचर पर सर्वाइव कैसे कर सकते हो। और अभिषेक ये देखकर सोचता है क्या ये सब मेरी पावर्स की वजह से है, लेकिन मनी मन वो सोचता है कि अभी इस सब का टाइम नहीं है, और वो उठकर जाने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। डॉक्टर उसके पास आती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना हिलना मत, तुम्हारा शरीर अभी बहुत कमजोर है और तुम चल नहीं सकते। लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करते हुए डॉक्टर उसे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई सुपर पावर्स है। अभिषेक मन ही मन बड़ा शौक होता है कि इसे कैसे पता, लेकिन इस सवाल को मजाक के तौर पर लेता और हंसने लग जाता है। डॉक्टर कहती तुम मेरी ऑब्जर्वेशन पावर को मजाक मत समझो, और तभी वो अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पीड तो नहीं कर पाता। उसके मुंह से फिर से वो नीला खून निकलने लग जाता है और वो सोचता है कि वो अपनी पावर्स यूज क्यों नहीं कर पा रहा। डॉक्टर ये देखकर पूछते हैं क्या तुम ठीक हो और तुम्हें हुआ क्या है। तभी उसके दरवाजे पर एक आदमी आता है और दरवाजा खटखटाता है। ये सुनकर उन दोनों का ध्यान उसकी तरफ जाता है और डॉक्टर से कहती है कि जल्दी खड़े हो जाओ और यहाँ पर लेट जाओ। अभिषेक बार बार पूछता है कि वहाँ पर कौन है और तुम मुझे लेटने के लिए क्यों कह रही हो। वो उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है अगर तुम्हें सर्वाइव करना है और जिंदा रहना है तो मेरी बात माननी होगी। यहाँ पर लेट जाओ, अपनी आंखें बंद करो, और अगर तुम्हें कुछ भी सुनाई दे तो रिएक्ट मत करना और आंखें मत खोलना। डॉक्टर दरवाजा खोलती है और वहाँ पर अनुज है, अभिषेक का दुश्मन। डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, और वो कहता है कि मुझे सिर्फ बात करनी है,
चाहिए, जिसके लिए डॉक्टर हाँ कह देती है। वो अंदर आता है और डॉक्टर से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें कोई काम है? वो बताता है कि मैंने सुना 409 रूम वाला यहाँ पर और तुम उसे ट्रीट कर रही हो। डॉक्टर उसे बताती है कि इसे किसी ने जहर दे दिया और ये मर गया है। अभिषेक को उसकी आवाज सुनाई देती है और उसे पहचान जाता है कि अनुज है जिसने उसे पिछली लाइफ में मारा था, और सोचता अगर मेरी पावर काम कर रही होती तो मैं अभी उसे मार देता। अनुज उसकी तरफ देखता और कहता है क्या तुम श्योर हो ये मर चुका है? मैंने इसे अभी पलक झपकाते हुए देखा, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ये पता लगाने में कि ये मर चुका है या नहीं। डॉक्टर पूछती है क्या मतलब है तुम्हारा? तभी वो एक चाकू निकालता है यकीन नहीं है, और ये देखकर उसके गुंडे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस को हाथ लगाने की, तुम्हारी मरने की इच्छा है क्या? अनुज सबको रुकने के लिए कहता है और कहता है ये मेरी गलती थी, तूने बहुत सारे आदमियों को बचाया है, और उसकी सिगरेट चलाते हुए कहता है कि गुस्सा मत करना, लेकिन उसके पास आकर कहता है कि ये भी याद रखना कि तुम्हारी इस क्लिनिक को किसने संभाला था। वो जो जा रहा था तो डॉक्टर बस से कहती है ये सारी नॉनसेंस की बातें हैं, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके बाद वो अभिषेक को उठने के लिए कहती है और कहती है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, और ये बिल्कुल सही था। अभिषेक सोच रहा था कि पिछली लाइफ में इसे मारने के लिए अनुज के पास कोई रीजन था, लेकिन इस बार तो वो पहली बार मिले थे, तो क्यों मारना चाहता था? शायद वो हर टाइमलाइन में हर जगह पर एक बुरा इंसान ही है। और उसके मन में एक और सवाल था कि तुम मुझे बचाना क्यों चाहती हो और मेरे कपड़े कहाँ पर है? और डॉक्टर कहते तुम इतने दिनों तो बेहोश थे और तुम पहली बार उठे हो, तुम्हारे मन में ये कि तुम्हारे कपड़े कहाँ पर है? अरे बहुत ठंड है, उसको भी ठंड लगती है। इस बिल्डिंग में टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला गया है, और बेसमेंट में 2 आदमी खड़े और बात करें, जिसमें एक बताता है कि मैं बचपन में अपने पापा को ये हीटर चलाते हुए देखता था और सोचता था कि मुझे इनके जैसा लूजर नहीं बनना है, लेकिन इस वेदर के बाद मैं उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने हमेशा हमें सेफ रखा और इस वेदर से बचा कर रखा। दूसरा इंसान कहता है कि ये बर्फ कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, ये टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, तो तुम्हें ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है। तभी अनुज वहां पर आता और कहता है तुम्हें सच में लगता है कि वेदर ठीक हो जाएगा? दूसरा इंसान कहता है कि हाँ लगता तो है। फिर अनुज कहता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट साइलेंट है, मुझे नहीं लगता कि ये वेदर ठीक होगा, ये इंसानों के पापों की सजा है जो भगवान ने हमें दी है। और उसके पीछे हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड रमेश एक पोल से बंधा हुआ था, और वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी सजा कहाँ है, तुम्हें सजा क्यों नहीं मिली? अनुज कहता है मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं बस इस बिल्डिंग को ऑर्डर में रख रहा हूँ ताकि सब लोग पागल ना हो जाएं। इसके बाद रमेश उसे कहता है कि तुम एक घटिया, फर्जी और बुज़दिल इंसान हो, और वो कहता है कि मैं उन्हें हीट देता हूँ ताकि वो गर्म रह सके और वो मुझे खाना देते हैं, ये बराबरी का सौदा है। रमेश इस बात से डिसएग्री करता है और उसे एक राक्षस कहता है। अनुज वहां से जाने लगता है और एक स्माइल करके कहता है कि 409 में रहने वाला लड़का पहले ही मर चुका है, वरना वो भी मेरे किंगडम का पार्ट होता और वो इस चीज के मजे लेता। ये सुनकर रमेश हैरान हो जाता है कि अभिषेक मर चुका है और वो इस चीज से उदास हो जाता है। दूसरी तरफ क्लिनिक में डॉक्टर अभिषेक को कहती है कि कपड़े पहनकर यहाँ पर आओ, तो अभिषेक उसे कहता है तो तुम्हें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि कपड़े पहनने में मुझे मुश्किल हो रही है, ये भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा काम है। वो कपड़े पहनने के बाद डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है तुम कितनी देर से बेहोश थे? वो कहता है 6 घंटे से। वो कहती है नहीं, तुम 6 दिन से बेहोश थे, और इन 6 दिनों में बहुत कुछ बदल चुका है। अब अनुज पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल करता है और यहाँ के हीटिंग सिस्टम पर उसका राज है। वो सभी लोगों को कहता है कि अगर तुम्हें हीटिंग सिस्टम अपने घर में हीट चाहिए तो तुम्हें मुझे खाना देना होगा, और इस चक्कर में बहुत से लोग यहाँ से बाहर गए हैं खाना ढूंढने के लिए, और यहाँ से बाहर जाना अपनी मौत को दावत देना है। लेकिन उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें लगता था कि वैसे भी वो यहाँ पर रहकर मर जाएंगे और उन्हें हीट नहीं मिलेगी, और बहुत से लोगों का खाना भी खत्म हो चुका था। अभिषेक याद करता है कि वो पिछली जिंदगी में भी ऐसा ही था, इस जिंदगी में भी ऐसा ही है, और वो कभी नहीं बदलेगा, और अभिषेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अभिषेक डॉक्टर से पूछता है क्या मेरी पावर्स वापस आ सकती हैं, इसका कोई तरीका है? डॉक्टर कहती है ऑफ कोर्स इसका एक तरीका है, लेकिन उसे बताने से पहले तुम्हें मेरी एक कंडीशन पर एग्री करना होगा और मेरा एक काम करना होगा। अभिषेक कहता है अगर वो काम हो सकता है मैं वो जरूर करूंगा। डॉक्टर कहती है मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे सकती क्योंकि मैं एक अंडरग्राउंड क्लिनिक चला रही हूँ, चैरिटी नहीं। वो उसे कहता है जल्दी बताओ तुम्हारी कंडीशन क्या है। वो उसकी चिन को पकड़ती है और कहती है कि मेरी रिसर्च का सब्जेक्ट बनना होगा तुम्हें, इसे तुम्हारी जान खतरे में नहीं होगी, लेकिन सिर्फ मैं ही तुम पर रिसर्च कर सकती हूँ। ये सुनकर अभिषेक हाँ कहता है, और डॉक्टर कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। वो कहती है कि तुम्हारे खून में एक स्पेशल चीज है, लेकिन मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ कि वो क्या है। लेकिन उसे एक बात पता है कि तुम्हारी बॉडी थर्मल रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती है और उस रेडिएशन को हीट में बदल देती है जो कि इंसानी बॉडी यूज कर सकती है, और ये सिर्फ तभी होता है जब तुम्हारी बॉडी में हीट नहीं होती। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो तुम भूखे हो। और अभिषेक ये सुनकर कहता है तो मतलब अपनी पावर रिस्टोर करने के लिए मुझे बस खाना खाना होगा? और वो कहती है हाँ, लेकिन डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी भूख को मिटाने के लिए मेरे पास इतना खाना नहीं है। और ये सुनकर अभिषेक स्माइल करता है और कहता है चिंता मत करो, मेरे पास एक इलाज है इस चीज का। वो सीढ़ियों से नीचे आ
जा रहा था अपने घर पर जाने के लिए और वो सोचता है कि अच्छी बात है कि मैंने पहले ही सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था, सुपरमार्केट गया था और बहुत सारा खाने का सामान ले आया था। अब वो अपने घर तक पहुंच गया था। ये पहले ही एक विक्ट्री हो गई थी क्योंकि वो इतना कमजोर था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। तभी वो देखता है कि दो गुंडे उसके घर का दरवाजा खोलने की ट्राई कर रहे थे। उन दोनों के वहां से जाने के बाद वो अपने रूम के सामने जाता है, फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहां पर पूरी बर्फ जम चुकी है और उसे याद आता है कि अनुज ने यहाँ की हीटिंग बंद कर दी है और इससे सच में कोई भी इंसान जम कर मर सकता है। और फिर वो अनुज को 2-3 गालियां देता है कि तुम सच में बहुत घटिया हो, लोगों को मजबूर कर रहे हो कि वो बाहर जाए वरना तुम उन्हें जमा कर यहीं पर मार दोगे। इसके बाद वो अपने सारे खाने में ढूंढता है और उसे ये मिलता है जिस चीज में सबसे ज्यादा कैलोरीज हैं और ये पूरा डब्बा चॉकलेट से भरा हुआ था। और जैसे ही वो चॉकलेट्स को देखता है पिछली लाइफ की बुरी मेमोरीज उसके सामने आ जाती हैं। वो जल्दी से एक चॉकलेट खाता है लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ता और उसे लगता है कि ये काफी नहीं है। उसके बाद वो बहुत सारी चॉकलेट्स खाता है और कुछ ही देर बाद बहुत ही अनयूजुअल सी चीज होती है। उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और गर्म रहने की इच्छा उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी मौत बस उसके सामने ही है। वो अपने घुटनों पर गिर जाता है और अपने आप को संभालने के लिए भी कुछ नहीं कर पाता और वो अपने आप को खड़ा करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था। तभी उसके पीछे तो गुंडे आते हैं जो पहले उसका रूम खोलने की ट्राई कर रहे थे और उस रूम को खुला हुआ देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और वो आपस में डिस्कस करते हैं। पहले तो अनुज उसकी उंगलियां काट कर लेके आने वाला था ताकि वो फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोल सके, लेकिन अब ये करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभिषेक अब थोड़ा सा बदल चुका है। उसके शरीर पर जो ब्लू कलर की नसें थी अब वो लाल हो चुकी हैं और वो दोनों अभिषेक से पूछते हैं कि तुम हो कौन बे और ये दरवाजा कैसे खुला है तुमने। दूसरी तरफ क्लिनिक में डॉक्टर फाइनल सिमुलेशन रिपोर्ट को पढ़ने की तैयारी करती है ताकि वो पता लगा सके कि अभिषेक की कंडीशन क्या है। अभिषेक की दोबारा से एक्टिव स्टेट में आने के बाद उसकी न्यूरल एक्टिविटी चेंज हुई थी और ग्लाइकोजन इम्बैलेंस भी हुआ था। वो दोनों गुंडे अभिषेक को कहते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अभिषेक उसका कोई जवाब नहीं देता, बस उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं, एक ईविल स्माइल है और उसके आसपास पर्पल कलर का ऑरा है और इस टाइम पर वो अपनी बॉडी से कंट्रोल खो देता है। डॉक्टर बेसमेंट में जाती है और वहां पर देखने लगती है कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे अभिषेक ऐसा बन गया और उस नीले खून के पास जाती है और उसे कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, उसे उठाती है और बैग में डाल लेती है। उसके बाद वो देखती है कि वहां पर सिक्योरिटी कैमरा है जो कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। वो डिसाइड करती है कि वो सिक्योरिटी रूम में जाएगी और सीसीटीवी फुटेज को चेक करेगी कि यहाँ पर क्या हुआ था। और जैसे ही डॉक्टर 1-2 कदम आगे बढ़ती है स्पीकर से आवाज आती है और एक इंसान सारे रेजिडेंट्स को कहता है कि अपने खाने को वेस्ट मत करना और उन्हें राशन करके रखना, उन्हें ढंग से यूज करना, क्योंकि अब से तुम्हें हीटिंग सिस्टम के लिए थोड़ा थोड़ा खाना हर रोज मुझे देना होगा। जो खाना नहीं देगा उसे घर में हीट नहीं होगी। और बिल्डिंग में रहने वाले सब ये सोचते हैं क्या ये कोई प्रैंक तो नहीं है, क्या रमेश का इसमें कोई हाथ हो सकता है। लेकिन एक रेजिडेंट कहता है कि ये आवाज रमेश जैसी नहीं है, तो ये किसी और का काम है। और इसी के साथ अनुज हीटिंग सिस्टम को टेम्परेरी ऑफ कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि इससे रिसोर्सेज को प्रिजर्व करेंगे ताकि हम लंबे टाइम तक चला सकें। लेकिन उसकी स्माइल से हमें पता चलता है कि वो क्या करना चाहता है। उसके दो गुंडे एक बूढ़े इंसान को पकड़ कर लेकर जा रहे होते जो कि रमेश होता है और दूसरी तरफ अभिषेक अपनी बॉडी से कंट्रोल खो देता है और हमें उसके दिमाग के अंदर दिखाया जाता है कि उसी का एक डुप्लीकेट उसके सामने बैठा है और वो जेल के कपड़ों में है और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें अनुज से नफरत है। और उसका नाम सुनते ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो अनुज के लिए अपनी हेट्रेड को कंफर्म करता है और इसी के साथ उसके सामने खड़े इंसान को गर्दन से पकड़ लेता है और उसका शरीर जलने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके अंदर से कोई सारे ऑर्गन्स को चला रहा है। लेकिन अभिषेक को उसके चेहरे की जगह अनुज का चेहरा दिख रहा था, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे उस रूम से बाहर फेंक देता है और वो 4th फ्लोर से 1st फ्लोर पर जाकर गिरता है जहां पर और भी बहुत सारे आदमी खड़े थे। वो उसकी बॉडी को जलता हुआ देखकर सोचते हैं कि ये कहां से आया और इसके साथ हुआ क्या है, क्या ये 4th फ्लोर से आया है। और उस गुंडे का दूसरा दोस्त जो अभी तक ऊपर ही था वो अभिषेक को देखकर सोचता है कि ये क्या है, क्या ये कोई एलियन तो नहीं है। वो इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि उसके आसपास बहुत ही बड़ा रेड कलर का ऑरा आ गया था जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान में नहीं होता। उसे पता चल जाता है कि वो अभिषेक को नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी वो कुछ एक्शन लेने की ट्राई करता है। वो गोल्फ बॉल लेटता है और उसे घुमाने की कोशिश करता है ताकि वो अभिषेक को बेहोश कर सके। वो हवा में उछलता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अभिषेक को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे देखता है और उसे उसकी जगह भी अनुज दिखाई देता है। अभिषेक उसे डॉज कर लेता है और उसके पीछे जाकर उसे चिढ़ाने लगता है कि यहाँ पर आ जाओ और वो उसकी स्पीड देखकर हैरान हो जाता है। वो 2-3 बार और ट्राई करता है और अभिषेक हर बार उसे डॉज कर लेता है। उसे अब भी लग रहा था कि वो अनुज से लड़ रहा है और इस बार वो ब्लॉक करने की नहीं सोच
सोचता, वो पूरी स्पीड से जाता और अपने हाथ से उस इंसान को बीच में से काट देता है। और ये करने के बाद उसकी बॉडी जमीन पर गिर जाती है और अभिषेक को पीछे से एक इंसान की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रिया दिखाई देती है। इस कंडीशन में अभिषेक सिर्फ उन्हीं को देख सकता है जिन्हें वो नफरत करता है और उस पर गन पॉइंट करती है और वो चला देती है। लेकिन उसे रियलाइज नहीं होता कि वो रिया नहीं, वो डॉक्टर है। और वो डांट लगने के बाद वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इंसुलिन है, ये तुम्हारी एक्स्ट्रा हीट को कम करने में हेल्प करेगा। और बेहोश होने के बाद अभिषेक उसके ऊपर गिर जाता है। लेकिन डॉक्टर सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है, उसके कमरे में इतने सारे पेड़ पौधे कैसे आए, वो पहले तो यहाँ पर नहीं थे, क्या वो अभी उगे हैं? और इस मौसम में पेड़ पौधे कैसे उग सकते हैं? भुखमरी और खाने की कमी हमेशा से इंसानों को हैवान बनाती आई है और जब भी भुखमरी आती है वो अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर आती है। इंसान को खाने लगता है और वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाता है और वो वॉर भी अपने साथ लेकर आती है। और ऐसा इंसानी सभ्यता में बहुत बार हुआ है कि खाने की वजह से जंग शुरू हुई और जंग खत्म होते होते कोई नहीं बचा। लेकिन ये सब तब चेंज हो गया जब एग्रीकल्चर साइंस की वजह से इंसानों ने नए मेथड्स ढूंढे जिससे वो खाना उगा सकते थे और उसे अच्छी तरीके से प्रोसेस कर सकते थे, जिसकी वजह से इंसान एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए और उन्होंने इंसानी सभ्यता को और बेहतर बनाया। लेकिन भुखमरी कभी पूरी तरीके से नहीं गई थी, वो बस सही समय का इंतजार कर रही थी कि कब उसका समय आएगा और वो वापस आएगी। और ये वही टाइम है। सारी दुनिया जम चुकी है और पेड़ पौधे खाना उगाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन हर जगह एक्सेप्शन होते हैं और यहाँ पर भी एक है और वो है हमारा हीरो अभिषेक। और दूसरी तरफ अभिषेक हरे भरे पेड़ पौधों पर सो रहा था। डॉक्टर से माफी मांगते कि तुम अभी अभी तो बेहोश होकर उठे थे 6 दिन बाद और मैंने तुम्हें दोबारा से बेहोश कर दिया। लेकिन अभी वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, अभी उसका ध्यान था वहां पर उग रहे पौधों में। और देखते ही देखते वहां पर सारे पौधे बहुत बड़े हो गए थे और वो देखती कि वहां पर बहुत सारे टमाटर उगे हुए हैं और वो अपने आप को रोक नहीं पाती और टमाटर तोड़ती है और उसे खाती है और वो बहुत ही स्वादिष्ट था। ग्लोबल फ्रीज शुरू होने के बाद फ्रेश खाना कहीं नहीं मिल रहा था और ये उसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। वो पेड़ पौधे इतनी स्पीड से बढ़ रहे थे जितना उसने कभी नहीं देखा था और इतना अमाउंट काफी था पूरी बिल्डिंग को खाना खिलाने के लिए। लेकिन बाहर सिचुएशन इससे बिल्कुल अलग थी। वहां पर बर्फ के तूफान रुक नहीं रहे थे और इसी बीच इस घटिया मौसम में भी कुछ कपल वहां से निकल गए थे खाने की तलाश में। वो लड़की बहुत भूखी थी और वो वहां पर रुक जाती क्योंकि उससे पेट में दर्द होने लग जाता है क्योंकि उसने पूरे हफ्ते से कुछ नहीं खाया था। उस औरत का पति उससे पूछता है क्या तुम थोड़ी देर और चल सकती हो? वो हंसते हुए फेक स्माइल के साथ कहती है कि हाँ मैं कोशिश करूंगी, मैं और ज्यादा चल सकूं और मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगी। फिर वो कहता है कि रुको, मेरे पास शायद एक चॉकलेट थी, मैं वो ढूंढता हूँ। लेकिन वो कहती है कि वो तुम्हारे पास नहीं है और मत ढूंढो, लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढता रहता है। उसकी पत्नी उसे दोबारा कहती है कि ध्यान से याद करो, घर से निकलने से पहले हमने वो बार ऑफ चॉकलेट अपनी बेटी को दे दी थी। वो दोनों बड़ी शांति से बात कर रहे थे। उसका पति हंसता और कहता है अरे हाँ मैं भूल गया था। और ये आखिरी बार था जब वो स्माइल कर रहा था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे क्या है। वो कहता है अरे यार मैं कितना बेवकूफ हूँ। और पीछे से एक हाथ आता है और उसकी जिंदगी को वहीं पर खत्म कर देता है। उसका सर उसके शरीर से अलग हो जाता है और उसकी बॉडी गिरने से पहले वो मॉन्स्टर उसे उठाता है और उसे खाने लग जाता है। उसका मुंह बहुत ही अजीब जगह पर होता है लेकिन उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो औरत वहां पर खड़ी होकर देखती रहती और कुछ नहीं कर पाती। कुछ ही सेकंड में वो मॉन्स्टर उस आदमी को खा जाती है और फिर उस औरत की तरफ देखती है कि ये भी काफी स्वादिष्ट लग रही है। इतनी मुसीबत में होने के बाद भी वो औरत वहां से हिल नहीं पाती। उसके मुंह से सिर्फ निकलता है कि ये है क्या। लेकिन पास की बिल्डिंग में एक आदमी सरवाइव कर गया था और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ हिलाता और उसे कहता है कि होश में आओ और भागो, जल्दी भागो। और उसे अपने हाथों से इशारा करके दिखाता है उसे कहाँ भागना है और वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगती है। और उसे देखकर मॉन्स्टर भी पीछे नहीं रहता, वो उसके पीछे पीछे आता है और पूरी स्पीड से भागने लग जाता है। वो मॉन्स्टर उससे बहुत तेज था और बिल्कुल उसके पास आ जाता है। वो अपना पंजा मारता है लेकिन उसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है और वहां से सिर्फ बर्फ उड़ती है जिसकी वजह से वो औरत भी उस बर्फ के साथ उड़ जाती है और एक बॉल की तरह बर्फ पर जंप करते करते आगे चली जाती है और गिर जाती है। लेकिन अब उसके पास कोई चांस नहीं है, उसके पास उठने का कोई तरीका नहीं है और वो मॉन्स्टर बिल्कुल उसके पीछे है। और इस आखिरी 1 मिनट में वो मौत को 3 बार देख चुकी थी लेकिन इस बार भी वो इंसान तैयार था उसे बचाने के लिए। वो एक कैन में आग लगाता है और उस मॉन्स्टर पर फेंक देता है। वहां पर बहुत बड़ा आग का गोला बन जाता है और ये गिफ्ट उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो आग इतनी तेज थी कि उस औरत तक पहुंच रही थी लेकिन इस चीज में उसको टाइम मिल जाता है खड़े होने का और वहां से भागने का। वो वहां से भागती है
और बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं और नोटिस करते हैं कि वो मॉन्स्टर उसके पीछे नहीं आ रहा। इन मॉन्स्टर को गर्मी या आग जैसी कोई चीज बिल्कुल नहीं पसंद। बिल्डिंग की एंट्रेंस पर पहुंचते ही उसे लगता है कि वो फाइनली बच गई, ऐसा उसे लगता था। वहां पर एक लिफ्ट थी जो उसका वेट कर रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे से मेटल की टूटने की आवाज आती है और वो पीछे देखती है कि वो मॉन्स्टर वहां पर आ चुका है। वो जल्दी से लिफ्ट का बटन दबाती है कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, लेकिन हर एक सेकंड के बाद वो मॉन्स्टर उसके पास आ रहा था, लेकिन लिफ्ट नीचे आने का नाम नहीं ले रही थी। और इसी के साथ वो लड़का चिल्लाता ही अपनी आंखें बंद करो, और बिना किसी सवाल के वो अपनी आंखें बंद कर लेती, क्योंकि इससे पहले भी वो 2 बार उसकी जान बचा चुका है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है वो लाइट्स को ऑन कर देता है और वहां पर बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट्स जल जाती हैं। उस मॉन्स्टर को लाइट से उतनी ही नफरत है जितनी उसे आग से नफरत है। वो लड़का रॉक म्यूजिक का फैन लगता था, इसीलिए वो अपना गिटार अपने साथ लेकर आया था और वहां पर बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स रखे थे जिसे वो फुल वॉल्यूम में करके प्ले कर देता है। और उस मॉन्स्टर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उस लड़की को इन मॉन्स्टर के बारे में बहुत कुछ पता था, जिसकी वजह से वो उनकी हर एक वीकनेस का फायदा उठा पा रहा था। इसके बाद हमें उस औरत की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वो बचपन से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन बड़े होते होते उसका वो सपना टूट गया। जैसे जैसे वो पता चला कि जिंदगी कितनी मुश्किल है, उसका वो सपना धीरे धीरे खत्म होता गया। अब वो एक नर्स बन चुकी थी, हालांकि वो हॉस्पिटल में काम करती थी, लेकिन ये वो काम नहीं था जो उसने बचपन से सोचा था। ये गंदा, घटिया और बदबूदार काम था। उसे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, कोई उसकी इज्जत नहीं करता था और ये कोई रिस्पेक्टेबल काम नहीं लगता था। लेकिन सब बदल गया जब उसे एक पेशेंट मिला और वो था उसका पति। जैसे ही वो ठीक होता है उसकी जिंदगी ठीक होना शुरू हो जाती है, जैसे ही कोई परियों की कहानी थी। उन्हें पहली नजर में प्यार हो जाता है और जैसे ही वो ठीक होता है वो बाहर जाते हैं और कुछ टाइम बाद शादी कर लेते हैं और 1 साल बाद उनका एक बच्चा भी हो जाता है। कुछ साल मेहनत करने के बाद वो एक अपार्टमेंट खरीदते हैं जिसमें वो रहने चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है। उनकी बच्ची भी बिल्कुल हेल्थी थी और अच्छे से ग्रो कर रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा था जैसे भगवान को मंजूर ही नहीं था कि वो खुश रहे, और तभी सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ग्लोबल फ्रीज आ जाता है। उसके बाद अनुज पूरी बिल्डिंग को टेक ओवर कर लेता है और अपनी बच्ची को बचाने के लिए उन दोनों को बाहर जाना पड़ता है। वो इतना कुछ देख चुकी थी कि उसे लगता था अब उसके साथ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इससे ही बुरा बहुत कुछ हो सकता है। और ये रॉक म्यूजिक प्ले करता हुआ आदमी उसे दोबारा से उम्मीद देता है कि शायद जिंदगी फिर से ठीक हो सकती है। लेकिन जैसे ही उसका गाना खत्म होता है और वो लास्ट प्ले करता है, वो मॉन्स्टर मौका देख रहा था कब ये गाना बंद होगा और वो उस पर अटैक करेगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो जैसे ही गाना बंद करता है वो मॉन्स्टर उसके पास आता है और ऑलमोस्ट उसका हाथ उस लड़के के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो बिना डरे उसका सामना करता है और एक बटन को प्रेस करता है जिससे बहुत सारी मेटल रॉड ऊपर से गिरती हैं। वो वेट कर रहा था कि कब मॉन्स्टर थोड़ा पास आएगा और वो इस चीज को एक्टिवेट करेगा। ऐसा लगता है कि वो कितना भी ताकतवर मॉन्स्टर हो, लेकिन आयरन रॉड और ग्रेविटी के मिक्सचर को वो भी बीट नहीं कर सकता, और वो सारी मेटल रॉड उसके शरीर से आर पार हो जाती हैं और उसके टूटे हुए हाथ पैर ही हमें ये दिखाते हैं कि वहां पर कोई मॉन्स्टर था। दिव्या को यकीन नहीं होता कि ये सब खत्म हो चुका है और वो अभी तक जिंदा है, और उसका डर फाइनली खत्म होता है और जो उसके साथ अभी हुआ था वो उसे रियलाइज होता है और वो रोने लग जाती है। उसका दुख उसके पास वापस आता है। उसका पति उसके पास से जा चुका है, उसका पति मर चुका और उसका पति वापस कभी नहीं आएगा। वो रोने लगती है, लेकिन वो लड़का उसके पास आता, अपना हाथ आगे करता और कहता है चिंता मत करो, सब ठीक है। बाहर का माहौल वैसा ही रहता है, ठंडी हवा चलती है, तूफान आता है और अंदर दिव्या अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करती है, और साथ में वो पिक्चर देख रही थी जिसमें उसकी हैप्पी फैमिली थी जो कि अब नहीं है। वो लड़का उसके पास बैठता है और कोई बेकार सी शायरी बोलता है जिसे वो समझ नहीं पाती, और इसके बाद वो कहता है मुझे माफ करना ये सब बोलने के लिए, और दिव्या को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसके बाद वो ऑकवर्ड साइलेंस चलती रहती है और दोनों में से कोई बात नहीं करता। इसके बाद वो लड़का कुछ कहने वाला था, लेकिन दिव्या उसे रोकती है और अपना नाम बताती है। इसी के साथ वो भी अपना नाम बताता है और उसका नाम है अरमान, लेकिन उनकी बातचीत इस फॉर्मल इंट्रोडक्शन के आगे नहीं बढ़ती। इसके बाद दिव्या उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, क्या तुम भी बाहर खाना ढूंढने के लिए निकले थे? वो उसे कहता है कि मेरी सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो बताने से अच्छा उसे दिखाना पसंद करता है। वो अपने गिटार केस में दिखाता है कि उसमें कुछ फोटोज हैं और वो कहता है ये मेरी दोस्त है, मैं दूसरे शहर से इसे यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था, लेकिन फिर मैं यहाँ पर फंस गया। वो उसे वो फोटो दिखाता है और वो कहती है मैं इसे जानती हूँ, ये तो वही लड़का है जो 409 में रहता है। ये जिसे ढूंढने आया है वो है हमारी कहानी का हीरो अभिषेक। और तभी वो पूरी बिल्डिंग हिलने लग जाती है और अब अरमान को भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बिल्डिंग के बाहर देखते हैं और आज की मुसीबत अभी के लिए खत्म नहीं हुई थी, और भी मुसीबत उनके सामने आने वाली थी। वो बाहर देखता है सड़क पर कुछ तो चलता हुआ आ रहा था जिसकी वजह से बर्फ का तूफान वहां बन रहा था, और वो ध्यान से देखता है कि वहां पर बहुत सारे आइस मॉन्स्टर चलते हुए आ रहे थे और उनकी मूवमेंट बिल्कुल भी केओटिक नहीं थी। वो एक डायरेक्शन में जा रहे थे और उनके पीछे और वहां पर ऐसे मॉन्स्टर थे जो अरमान ने कभी नहीं देखे थे, और वो नोटिस करते हैं कि वो उसी बिल्डिंग की तरफ जा रही है जहां पर अभिषेक है और दिव्या की बेटी भी वहीं रहती है। और ये देखकर
देखकर उनका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि अरमान अपने दोस्त को ढूंढने के लिए वहां पर आया था और वो दोस्त उसी बिल्डिंग में था। दिव्या अपनी बेटी के लिए बाहर खाना ढूंढने के लिए निकली थी और वो बेटी भी उसी बिल्डिंग में थी। और उस बिल्डिंग में अभिषेक अभी तक बेहोश है, मतलब वो अभी कुछ नहीं कर सकता और उसे पता नहीं है कि उस पर कौन सा खतरा आने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब। दिव्या और अरमान ये देखते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर उसी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं जहां पर उसकी बेटी और उसका बेस्ट फ्रेंड है। और तब तक हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग में अभिषेक होश में आ रहा है। उसे जो पहली चीज दिखती है वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन तुम देख लो। लेकिन उस चीज में अभिषेक को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो ये सोचता है कि मैं बेहोश कब हुआ। और जब उसे रियलाइज होता है कि वो एक औरत के इतने पास है, तब वो सोचता है कि अरे तुम क्या कर रही हो। लेकिन डॉक्टर उसके इतने पास इसलिए थी क्योंकि उसके गले में जो सेंसर थे उसे अटैच कर रही थी। अभिषेक उठ गया। ये देखकर डॉक्टर बिल्कुल भी एम्बेरस नहीं होती, बल्कि उसके लिए तो ये और भी ज्यादा कन्वीनियंट होता है कि मैंने अभी सेंसर लगाए और ये जग गया तो मैं अपने एक्सपेरिमेंट चालू कर सकती हूँ। अभिषेक बस अब एक ही चीज सोच रहा होता है कि इसने मेरे गले में लगाया क्या है। लेकिन उसके बाद वो अपने शरीर की तरफ देखता है और वो देखता है कि उसे एक चेयर से बांधा हुआ है, उससे पूरी शरीर पर वायर्स हैं। और वो कहता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुमने कहा था एक्सपेरिमेंट करेंगे लेकिन तुम्हारे एक्सपेरिमेंट कुछ ज्यादा ही दूर जाते जा रहे हैं। तो उसे शांत कराते हुए कहती है कि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये मेरी सेफ्टी के लिए कैसे हो सकता है। और सेफ्टी छोड़ो, मेरे गले में एक कॉलर, सेफ्टी से क्या लेना देना है इसका। डॉक्टर पता नहीं क्यों अचानक से उसे कॉलर्स की हिस्ट्री के बारे में बताने लग जाती है कि एक चीज के मतलब हमेशा बदलते रहते हैं। पहले टाइम में कॉलर का मतलब होता है गुलामी, दूसरे उन्हें कमजोरों पर लगाते थे ताकि वो अपनी डोमिनेंस और अपनी पावर को दिखा सके। लेकिन आज की दुनिया में वो अडल्ट्स के लिए एक टॉय बन चुका है। लेकिन ये वैसे किसी चीज के लिए नहीं है, तो चिंता मत करो। अभिषेक फेस बनाता और कहता है मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे टाइम पर इस बारे में सोच रहा था? और वो कहता है कि मैंने अग्री किया था कि मैं तुम्हारे रिसर्च का सब्जेक्ट बनूंगा, तुम्हारा पर्सनल टॉय नहीं बनूंगा। तो ये तुमने क्या लगाया है मेरे गले में? और वो कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेशल मॉनिटर है जो तुम्हारी दूसरी पर्सनैलिटी को ट्रैक करेगा। वो कहती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो है मैं उस चीज पर एक्सपेरिमेंट करूंगी। लेकिन पहले डॉक्टर ने सिर्फ कहा था कि ये इसकी एक्स्ट्रा हीट को कम करने में हेल्प करेगा। लेकिन सारे फैक्ट्स को चेक करने के बाद उसे पता चला कि इसके और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। और ये कॉलर उसने स्पेशली इसीलिए डिजाइन किया है ताकि वो अपनी थ्योरी को प्रूव कर सके। जब भी अभिषेक के ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी को एक्टिवेट करते हैं। और जब भी ऐसा कुछ होगा, जब भी उसकी ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये कॉलर ब्लू से रेड हो जाएगा। मेरे और तुम्हारी तरह अभिषेक को भी ये सब बिल्कुल समझ नहीं आता और वो कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा दूसरी पर्सनैलिटी? फिर डॉक्टर उसे कहती है क्या तुम्हें याद है 20 मिनट पहले यहाँ पर क्या हुआ था? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब अभिषेक के पास नहीं था। पिछले 20 मिनट की यादें उसके दिमाग में कुछ टुकड़ों में थी, जिसे जोड़कर भी वो एक पूरी कहानी नहीं बना पा रहा था। वो बहुत कोशिश करता है याद करने की पिछले 20 मिनट में हुआ क्या था, लेकिन फिर भी वो कुछ याद नहीं कर पाता। जैसे ही वो परेशान होने लगता है और ज्यादा सोचने लगता है, डॉक्टर उसके पास आती है, उसकी नाक पर उंगली रखती है और कहती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ कि पता लगा सकूं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और आफ्टर ऑल ये हमारे एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। अभिषेक को ऐसी फीलिंग आती है जैसे औरत बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है, लेकिन उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी जानना चाहता है कि उसके बॉडी के साथ हो क्या रहा है। और जैसे ही उसे पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लेगा, तब वो इस पर डोमिनेंट हो सकता है। लेकिन डॉक्टर के कुछ और ही प्लान थे। वो एक बटन दबाती है और ये दबाते ही अभिषेक की बॉडी कांपने लगती है और वो दर्द से चिल्लाने लग जाता है। और वो सोचता है कि मेरा लेफ्ट हैंड रेड क्यों होने लग गया है। तभी वो अपने साइड में देखता है और उसे सारी कहानी समझ में आ जाती है, जहाँ पर 25% ग्लूकोज की ड्रिप लगी थी और वही ड्रिप उसके हाथ में थी। 25% ग्लूकोज जो किसी नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज्यादा होगा। डॉक्टर भी ये देखकर हैरान थी कि अभिषेक की बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है और उसकी बॉडी में इतना बड़ा रिएक्शन हो रहा है। वो कुछ भी करने से पहले सारे डेटा को रिकॉर्ड करना ज्यादा पसंद करती है। और अभिषेक भी सोचता है कि इस पागल डॉक्टर ने मेरे साथ क्या किया है। और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी रेड हो जाती है और डॉक्टर को याद आता है अरे मैं एक चीज तो भूल ही गई। और उसके पास जाती है और इस पिक्चर को तुम्हें देख के जो लग रहा है वो नहीं है, और वो उसके सामने एक पौधा रख देती है। और अभिषेक उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। और अभिषेक दोबारा से कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्यों कर रही है और ये हो क्या रहा है। अब वो सारी उम्मीद छोड़ चुका था कि उसे कभी समझ में आएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसके सामने पौधा है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी उससे 100 गुना एनर्जी उसकी बॉडी से निकलती है और एक बहुत बड़ी
रेड कलर की वेव पूरे रूम में फैल जाती है और अब अभिषेक अपने होश में नहीं था और वो चिल्ला रहा था कि डॉक्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की। और एक बिल्कुल सेम अभिषेक जैसा दिखने वाला इंसान ये सब देख रहा था और स्माइल कर रहा था। वो इतनी तेज चलकर वहां पर आता है जैसे टाइम रुक गया हो और फ्लैश सुपर हीरो भी उससे जेलस हो जाए, वो इतनी स्पीड में वहां पर आया था। और जैसे ही वो वहां पर आता और पौधे के आसपास आता है वो पौधा बड़ा होने लगता है और उसमें फ्रूट्स आ जाते हैं। जो चीज हफ्तों में होती है वो बस कुछ ही सेकंड्स में हो गई थी। और वो आदमी अभिषेक के पास जाकर बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो जाता है। अभिषेक कहता है कि ये चल क्या रहा है और वो कहता है मैं यही बताने के लिए तो आया हूँ, हमें दोबारा मिलना ही था। अभिषेक उससे पूछता है क्या तुम मेरे को डुप्लीकेट हो। उसको ये सब असली नहीं लग रहा था और वो डिसाइड करता है कि डॉक्टर को बता देगा कि उसे नशा हो चुका है और उसे कुछ भी दिख रहा है। तभी वो दूसरा आदमी कहता है कि इस चीज का कोई फायदा नहीं है, वो हमें नहीं सुन सकती। और ये चीज कंफर्म हो जाती है क्योंकि डॉक्टर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती, ऐसा लगता है जैसे टाइम रुक चुका हो। अभिषेक उससे पूछता है क्या ये तुमने किया है और वो कहता है हाँ भी और ना भी। और ये सुनकर अभिषेक को कोई आंसर नहीं मिलता और वो दूसरा आदमी कहता है ये तुमने और मैंने मिलकर किया है। आखिरकार मैं इतना पावरफुल अकेले नहीं हूँ, जब तक हम दोनों साथ नहीं मिल जाते हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब अभिषेक अपना पेशेंस को लूज कर रहा था और वो कहता है कि तुम हो कौन। और वो कहता है मैं कौन हूँ और वो अपना हुड उतार देता है और अभिषेक उसे देखकर शॉक हो जाता है और उसे सब कुछ याद आता है। 4 आंखें, जब पिछली लाइफ में वो मरने वाला था उसे वहां पर एक पैरासाइट मिला था जिसकी 4 आंखें थी। अभिषेक की सारी पावर और वो टाइम में वापस कैसे गया और वो अभी तक जिंदा कैसे है ये सब अब एक्सप्लेन हो चुका था। उसे समझ में आता है कि उसकी सारी पावर इस वजह से है क्योंकि वो पैरासाइट उसकी बॉडी में आ चुका है। ये पैरासाइट काफी सारी शेप और फॉर्म ले सकता है जो कि अब एक लड़की बन चुका है। लेकिन मेन चीज ये थी कि वो वहां पर शांति से रहना चाहता था और अभिषेक के साथ कोऑपरेट करना चाहता था। आखिर एक साथ रहने से उन दोनों का फायदा है। हमें ऐसी एजेंसीज बहुत पसंद है जो कि एवेंजर्स की शील्ड की तरह होती हैं, जो पोस्ट अपोकैलिप्टिक सिचुएशन में पूरी दुनिया को बचाती हैं। और ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉजिस्टिक ब्यूरो, अ ब्रांच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। ये एक ऐसी ग्रुप है जिसकी खुद की एक आर्मी है, खुद की एक मेडिकल टीम है, खुद की एक IT टीम है। अगर दुनिया की सारी सरकारें गिर जाएं और सारी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाए तब भी ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के बंकर में एक आदमी बार बार चिल्ला रहा है रिया रिया रिया। और ये रिया डॉक्टर की बहन है जो हमें अभी तक दिखाई गई है। NSAL की सिचुएशन अभी बहुत खराब थी क्योंकि नेटवर्क अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ था और ये क्वेश्चन पिछले 2 दिनों में बहुत बार पूछा गया था और जिसे भी इसका जवाब देना पड़ता था वो इरिटेट होकर कहती थी कि अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हर बार कहता है कि ये हार्डवेयर इशू है और इसे ठीक करने के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कॉन्टेक्ट करना होगा और बाहर की सिचुएशन को देखकर ये करना पॉसिबल नहीं है और उनकी सारी टेक्नोलॉजी काफी पुरानी थी तो इस बारे में अभी कुछ नहीं किया जा सकता। रिया वहाँ के बायोकेमिस्ट्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी, वो एक एजेंट थी और उसके पास लेवल 4 का क्लियरेंस था। और जब उसने रीजन सुना कि क्यों अभी तक नेटवर्क ठीक नहीं हुआ है उसे समझ में आ गया था वो बेवकूफ बस एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा है। इसके बाद वो अपनी असिस्टेंट के पास जाती है और कहती है क्या रिपोर्ट पूरी हो गई। लेकिन उसकी असिस्टेंट बिल्कुल परफेक्शनिस्ट थी और वो चाहती थी वो रिपोर्ट को परफेक्ट कर दे। वो कहती है कि तुम्हारी रिपोर्ट काफी अच्छी है और तुम मुझे इसे भेज दो। वो कहती है कि हमारा सीनियर वो गंजा वैसे भी इस रिपोर्ट को पढ़ेगा नहीं क्योंकि इसे समझ में आएगा नहीं और वो एक नंबर का बेवकूफ है, वो इस फाइल को लेगा और टेबल पर पटक देगा, तो तुम्हारा इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो उस फाइल को बिना पढ़े टेबल पर पटकता और कहता है हम अभी एक बहुत बड़ी इमरजेंसी में हैं और NSAL के पास इतना टाइम नहीं कि हम इन ऐसे टॉपिक्स पर बात करें। रिया ने उसे पहले ही बहुत बार ये कहते हुए सुना था। वो बस अपनी आंखें ऊपर करती है और कहती है हियर वी गो अगेन। ये है फ्रैंक जो कि स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन डिपार्टमेंट का हेड है। वो कहता है पहले क्लाइमेट चेंज फिर साइबर अटैक और अब हम अपने एजेंट्स को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो एक्टिवेट हो चुके हैं वो भी और जो अभी तक स्लीपर एजेंट्स हैं हम उन्हें भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और खड़ा होता और कहता है कि हम एक असली वॉर की सिचुएशन में हैं और ज्ञान देने लगता है कि वॉर कभी चेंज नहीं होता। लेकिन रिया ये सब सुनने की मूड में नहीं थी और उसे एक लात मारती है और रिया को फालतू का ज्ञान देने का कीमत उसे चुकानी पड़ी। उसके बाद रिया उसे वहां ले जाती है जहां पर वो सैंपल रखा था जो कि उन्होंने बहुत मुश्किल से कलेक्ट किया था। रिया कहती है ये देखो और बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, अब तुम्हें पता चला हम इतनी चिंता में क्यों थे। फ्रैंक उस चीज को देखता है और वो ये भी भूल जाता है कि उसे दर्द हो रहा था और वो जो देख रहा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और उसके अंदर एक मॉन्स्टर था जो कि उन्हें बंकर से बस कुछ ही दूर मिला था और वो कोई भी एक्टिविटी शो नहीं कर रहा था, बस धीरे धीरे बोल रहा था मैं एक शेल हूँ, मैं एक शेल हूँ। रिया की असिस्टेंट उसे बताती है कि हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये एक इंसान से ऐसा बना है। फ्रैंक को ये सुनकर यकीन नहीं होता लेकिन इस चीज का सबूत उस मॉन्स्टर की गर्दन के आसपास था। फ्रैंक बड़े ध्यान से देखता है और उसकी गर्दन पर
एक आर्मी बैज था जिस पर लिखा था जॉन इज सिल्वर हैमर। किसी को नहीं पता इसके साथ क्या हुआ था, लेकिन तभी हुआ होगा जब नेटवर्क गए थे। इस एजेंट का सिग्नल बंकर से बस कुछ ही दूर मिला था, नेटवर्क डाउन होने से बस 2-3 सेकंड पहले। और जब वहां पर सोल्जर से लेने के लिए गए तो इसके अंदर जान बिल्कुल नहीं थी। और जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें इसके ऊपर मिली है उसके हिसाब से एक एक्टिवेटेड एजेंट था जिसका कोड नेम था सिल्वर हैमर। और इसकी बॉडी को मॉर्ग में रखने के 24 घंटे बाद इसमें म्यूटेशन हुआ और एक इंसान से ऐसा बन गया। CIA ने भी कंफर्म किया है कि ग्लोबल फ्रीज शुरू होने से पहले भी ऐसी कुछ म्यूटेशन हुई थी और ऐसे मॉन्स्टर देखे गए थे। जैसे कि ये वीडियो ये एक सुपरमार्केट के स्टोर से है जहां पर ये 2 मॉन्स्टर देखे गए थे और ये दोनों भी शेल के बारे में कुछ तो बकवास कर रहे थे। और उसके बाद है ये जो कि हमारी कहानी का हीरो है अभिषेक। इसी ये अभी नाम देते हैं मॉन्स्टर जीरो, जो कि दिन में 100वीं बार ये नहीं समझ पा रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ सेकंड पहले उसके सामने एक ब्लू पैरासाइट था और अब वो एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल चुका है और उसे समझ नहीं आ रही वो रिएक्ट कैसे करे। वो पैरासाइट या लड़की जो भी थी वो अभिषेक की तरफ देखकर बहुत ही स्माइल कर रही थी और फिर वो उसके पास चली जाती है और अभिषेक को समझ नहीं आता कि वो रिएक्ट कैसे करे। और वो पैरासाइट हैरान हो जाता है कि ऑपोजिट जेंडर को लेकर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। अभिषेक फिर से सोचता है कि क्या ये कोई इल्यूजन है और अपने आसपास देखता है और उसे ऐसा लगता है जैसे टाइम रुक गया हो। और वो ये सब बातें अपने मन में सोच रहा था और इसका जवाब पैरासाइट देती है और ये सुनकर अभिषेक हैरान हो जाता है कि वो उसके मन की बातें भी सुन सकती है। लेकिन फिर वो सोचता है कि डॉक्टर ने कहा था कि पैरासाइट इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, अगर उनकी दोनों की बॉडी एक है तो ऑब्वियसली वो उसे सुन सकती है। वो पैरासाइट उसे बताता है कि तुम अब मुझे इसलिए सुन सकते हो क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हारे अंदर इतनी शुगर डाल दी है कि वो मेरी पावर्स को एक्टिवेट कर सके। और अभिषेक को समझ में आता है कि ये सब बस उसके दिमाग में एक इल्यूजन है। उसे डॉक्टर की बात याद आती है। डॉक्टर ने उसे कहा था कि उसकी दूसरी स्टेट भी है। उसकी दूसरी स्टेट का मतलब था जब पैरासाइट एक्टिवेट होता है। और इसे ठीक करते हुए पैरासाइट उसे बताती है कि उसका मतलब था मेरा खून, जिसकी वजह से तुम्हें पावर्स मिलती हैं। तुम्हारे अंदर अगर बहुत ज्यादा शुगर होगी तो मेरा ब्लड एक्टिवेट हो जाएगा जिससे तुम अपनी पावर्स को यूज कर पाओगे। और अब अभिषेक के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि ठीक है तुम्हारे पास पावर्स है जो भी है, लेकिन तुम मेरी बॉडी के साथ क्यों कनेक्टेड हो। वो पैरासाइट कहती है जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा क्यूरियस हो। वो उसे बताती है कि मेरे जैसे क्रीचर्स इस डायमेंशन से नहीं है और हम तुमसे बहुत ज्यादा अलग है। अभिषेक को ये सब समझ नहीं आता और पैरासाइट उसे दोबारा से एक्सप्लेन करती है कि हम अलग अलग डायमेंशन में जाते हैं और हर डायमेंशन में चीजों को समझने के लिए हमें वहाँ के लोगों को होस्ट बनाना पड़ता है और हम उनकी बॉडी में पैरासाइट की तरह रहते हैं। लेकिन अभिषेक अब भी ऐसे सोच रहा था ये कोई मूवी की कहानी है, सच थोड़ी हो सकता है। वो उसे बताती है कि हम उस डायमेंशन से जहाँ पर नाम और जेंडर नहीं होते और हमारे लिए टाइम वैसे काम नहीं करता जैसे इंसानों के लिए करता है। तुम्हारे लिए समझना बिल्कुल मुश्किल होगा लेकिन फिर भी मैं समझाती हूँ। हम हर एक डायमेंशन में जाते हैं ताकि ये देख सके कि वहाँ के लोग, वहाँ के ऑर्गेनिज्म कैसे जीते हैं और हम वहाँ पर इंटरेक्ट तभी कर सकते हैं जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अपना होस्ट बना ले। अगर हम दूसरे की बॉडी को होस्ट नहीं बनाएंगे तो हम अपनी एग्जिस्टेंस को कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि हम इस डायमेंशन किसी भी चीज से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी चीज को छू नहीं सकते, किसी भी चीज को बदल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते अगर हमारे पास एक होस्ट नहीं है। तो इंसानों के लिए समझना मुश्किल है क्योंकि वो महलों को बनते देखना चाहते हैं, उन्हें टूटता देखना चाहते हैं, अपने साथ के लोगों को बड़ा और बूढ़ा होता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए टाइम वैसे काम नहीं करता। अभिषेक ये सब सुन रहा था और सोच रहा था कि ऐसा सुनकर तो लगता है बड़ी लॉनली लाइफ नहीं होगी तुम्हारी। ये सुनकर पैरासाइट हैरान होता और फिर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है तुम जैसा एक लो क्रीचर मुझ पर दया दिखा रहा है, क्या इसी को इंसान एम्पैथी कहते हैं। और फिर वो सोचती है कि अभिषेक को शेल की तरह चूज करना उसका सही डिसीजन था और उसको अब अभिषेक के चेहरे पर एक्सप्रेशन बहुत पसंद आते हैं। लेकिन अभी अभिषेक के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है क्योंकि जैसे ही वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए थे वो एम्प्टी शेल्स का निशाना बन गए थे और ये बिल्कुल सही था। जो भी मॉन्स्टर दिव्या और अरमान ने बिल्डिंग के बाहर देखे थे वो सब उसकी बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं और उनके लीडर को अभिषेक की खुशबू आ रही है और वो कहते हैं कि अंदर हमारे लिए खाना है। और अभिषेक के साथ जुड़ा हुआ पैरासाइट उनका जानी दुश्मन है और वो सारे मॉन्स्टर एक पैक ऑफ वुल्फ की तरह आते हैं और बिल्डिंग उनके लिए कोई चैलेंज नहीं थे। वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, दीवारों को तोड़ देते हैं। अभिषेक जोर से चिल्लाता है कि शेल का क्या मतलब है, मुझे बता कर तो जाओ। लेकिन वो कहती है कि अभी जाने का टाइम है और अगर तुम्हें जानना है और तुम्हें मुझे ढूंढना है तो तुम्हें पता है मैं कहाँ पर मिलूंगी। इसी के साथ वो ताली बजाती है और जो बोतल और ग्लास की चीजें हवा में थी वो सब नीचे गिर जाती है और टूटती हैं। लेकिन इसी के साथ और बहुत सारी चीजें जमीन पर गिरती हैं लेकिन वो टूटती नहीं है, वो मर जाते हैं। और इसी के साथ पूरी बिल्डिंग में केओस हो जाता है। वो एम्प्टी शेल्स अभिषेक को ढूंढते हुए हर अपार्टमेंट
अपार्टमेंट में जाते हैं और जो भी इंसान उन्हें मिलता है उन्हें मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद कर आगे निकल जाते हैं। और वहां पर रह रहे इंसानों के लिए जैसे कोई ऑप्शन नहीं था, ना तो वो भाग सकते थे, ना वो छिप सकते थे और ना ही उनसे लड़ सकते थे। रोने और चिल्लाने की आवाज हर तरफ से आ रही थी, लेकिन उनमें से एक इंसान वहां से भागने में कामयाब होता है, लेकिन उसके पीछे दो मॉन्स्टर थे और वो भागता रहता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती उसे आगे सामने दरवाजा बंद मिलता है और उसे पता चल जाता है ये उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ सेकंड है और वो दरवाजे को खोल नहीं पाता। लेकिन मॉन्स्टर के लिए ये सब कोई दिक्कत नहीं थी, वो इंसानों से बहुत ज्यादा ताकतवर थे और वो एक ही झटके में उस दीवार को तोड़ देते हैं और उसी के साथ उस इंसान के शरीर को भी तोड़ देते हैं। और अंदर हमें अनुज की टीम के दो गुंडे और सिक्योरिटी गार्ड रमेश वहां पर था। जब तक वो ये रियलाइज कर पाती वहां पर क्या हो रहा है और ये जानवर कैसे हैं, वो दोनों आते और उन दोनों को मार देते हैं। और ये वैसे ही मॉन्स्टर थे जिस मॉन्स्टर से अभिषेक ने सिक्योरिटी गार्ड रमेश को बचाया था, लेकिन ये थोड़े अलग थे और ये अभी कुछ ऐसा कर रहे थे जो देखकर रमेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उन दोनों के शरीर से खून चूस रहे थे और खुशकिस्मती से रमेश को अभी तक उन्होंने नोटिस नहीं किया था और वो सोचता है मुझे यहाँ से निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। बिना किसी टूल के रस्सी को खोलना बहुत ही मुश्किल होगा और उसकी बदकिस्मती ये थी कि उस पूरे पोल पर कहीं भी कोई नुकीली चीज नहीं थी। लेकिन रमेश उतना सिंपल नहीं है जितना वो दिखता है, उसके पास अब भी अपने जवानी के दिनों से कुछ ट्रिक्स हैं और तो भी अपने एक हाथ का अंगूठा तोड़ता है और उस रस्सी से निकल जाता है और वो सोचता है उसे यहाँ से निकलने के लिए एक प्लान बनाना होगा। उसे सिक्योरिटी रूम में जाना होगा क्योंकि वहां पर एक वेपन लॉकर है और इन बेवकूफ को पता भी नहीं था कि वहां पर हथियार रखे हैं। और जैसे ही वो सोच रहा था उसका लक खत्म हो जाता है और वहां पर एक मॉन्स्टर आता है जो कि उस पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर अब होश में आ चुकी है। डॉक्टर पूरे एक्सपेरिमेंट की सारी डिटेल्स को फाइनलाइज कर रही थी, लेकिन अभिषेक को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो बस कह रहा था कि तुम ये सारी चीजें कब हटाओगी और ये कॉलर कब हटाओगी। वो सारी चीजें समराइज कर रही थी और उसे पता चलता है कि प्लांट्स ने उसकी पावर से रिस्पॉन्ड किया और वो बहुत जल्दी ग्रो हो गए। लेकिन अभिषेक कहता है तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन पहले मेरे हाथ खोलो। और तभी बाहर से पूरी बिल्डिंग हिलने लग जाती है और उन्हें एक बहुत ही अजीब सी साउंड सुनाई देती है जिसे सुनकर वो दोनों डर जाते हैं और ये आवाज बिल्कुल उनके दरवाजे के बाहर से आ रही थी। वो दरवाजा टूटता है और वहां से एक शेल बाहर आता है और अभिषेक को याद आता है कि पिछली लाइफ में इन्हें व्हाइट स्किन कहा जाता था। लेकिन तभी वो पैरासाइट आती है और कहती है व्हाइट स्किन नहीं, ये शेल है। और वो कहता है ये फिर से आ गई और सोचता है कि इसने कहा था कि यहाँ पर आएंगे और हमारे दुश्मन है, लेकिन इतनी जल्दी आएंगे। और शेल कहती है अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है क्योंकि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये औरत मरने वाली है। तभी अभिषेक अपनी स्पीड मोड में जाता है और उसे जितनी आराम से हो सकता है उसे उठाता है और अपनी स्पीड की हेल्प से शेल के आगे से डिफ्लेक्ट करता है और दूसरी तरफ ले जाता है। शेल मिस करता है और एक दीवार में जाकर लग जाता है। डॉक्टर इसके बाद शर्माने लग जाती है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे इस बात से ही बहुत अच्छा लगता है कि उसने अभिषेक की पावर्स को खुद देखा है और खुद महसूस किया है। डॉक्टर ने ऐसे शेल्स या मॉन्स्टर को पहले कभी नहीं देखा था। अभिषेक उसे बताता है कि मुझे इसके बारे में बहुत सारे नाम पता है, लेकिन इसके बारे में एक बात पक्की है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभिषेक को इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं होती क्योंकि वो अपनी पावर्स को लेकर बिल्कुल श्योर है कि वो उसे हरा सकता है। लेकिन ये हीरो मोमेंट डॉक्टर खराब कर देती है और उसे कहती है कि अपनी पावर्स का या ज्यादा यूज मत करना वरना फिर से वीक स्टेट में चले जाओगे जैसा कि पहले हुआ था। उसके कहने का तरीका थोड़ा सा रूड था, लेकिन अभिषेक को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और उसे थैंक यू कहता है कि तुम्हारा बोलने का तरीका जैसे भी हो, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है ताकि मैं अपनी पावर्स को समझ सकूं। डॉक्टर हंसती और कहती है कि अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है। अभिषेक कहते तो ठीक है, पहले इनसे निपट लेते हैं फिर तुम्हें प्रॉपर्ली थैंक यू कहूंगा। लेकिन मॉन्स्टर उनकी तरह टाइम वेस्ट नहीं करते और बाकी ये सारे शेल्स भी वहां पर आ जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो पूरा रूम उन मॉन्स्टर से भर जाता है। अभिषेक उनको देखकर सोचता है कि ये बड़ी अजीब बात है कि ये सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और एक साथ हमला कर रहे हैं। एक मॉन्स्टर से निपटना अलग बात है, लेकिन इतने सारों से निपटना, मैं वीक स्टेट में जा सकता हूँ अगर मैंने अपनी पावर्स का ज्यादा यूज किया तो। इसके बाद वो उनसे लड़ने लगता है और अलग अलग मूव्स करने लगता है जो वो पहले नहीं कर रहा था। और इसी बीच डॉक्टर उसकी प्रोग्रेस चेक कर रही थी कि उसका ग्लूकोज कितना यूज हो रहा है। वो अपनी फुल फोर्स का यूज नहीं कर रहा था वरना वो बेहोश हो जाएगा। वो बीच बीच में रुकता और उसे कोई ओपनिंग मिलती तब वो उन पर अटैक करता ताकि उसका ब्लड ग्लूकोज कम यूज हो। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि अगर वो एक पंच भी करता तो शेल बस एक मुक्के में खत्म हो जाते। वो बहुत सारे शेल को मार देता है। ये देखकर डॉक्टर उसे कहती है कि कंटिन्यू रखो, तुमने सिर्फ 10% यूज किया है। और अभिषेक को पता था कि डॉक्टर ऐसा ही कुछ करेगी क्योंकि वो रिसर्च के पीछे पागल है। और अभिषेक इन सब से परेशान हो चुका था तो एक अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है जिससे सारे शेल खत्म हो जाते हैं। ये सब खत्म होने के बाद वो उससे पूछती है तुमने कहा था तुम्हें पता है ये कौन है, तो प्लीज मुझे सारी बातें बताओ, तुम्हें इनके बारे में क्या पता है, ये कौन है, कहाँ से आए हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड रमेश जिस पर एक शेल ने हमला किया था वो उठ जाता है। उसके चारों तरफ खून ही खून होता है और वो देखता है कि मैं जिंदा कैसे हूँ। वो अपने हाथ में देखता है, उसके हाथ में एक मेटल रॉड थी
और उसे याद आता है कि जब ये इस पर अटैक कर रहा था तो लास्ट सेकंड में उसने इस मेटल रोड को अपने आगे रख दिया था, जिसकी वजह से वो शेल डायरेक्टली इसमें घुस गया और मर गया। लेकिन वो इस चीज की वजह से बेहोश हो गया था। वो उठता और सोचता है कि ये बहुत ही लकी बात थी कि वो बच गया, लेकिन अगर वो दोबारा से यहाँ पर आते हैं तो वो बच नहीं पाएगा। जब सिक्योरिटी गार्ड वहां से जा रहा था तो उसके पास एक फोन आता है और जैसे वो फोन को उठाता है कोई बोलता है, मिस्टर मशेटी बहुत दिन हो गए हमने बात नहीं की है। और ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं कि इसे अब भी मेरा नाम याद कैसे है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अभिषेक डॉक्टर को सब कुछ बता देता, ऑब्वियसली ये नहीं बताता कि वो टाइम में वापस चला गया था। और डॉक्टर उसे कहते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, और कहती है जरा मेरी हेल्प करो ये जिप बंद करने में। उस सूट को देखकर अभिषेक पूछता है कि ये है क्या, और वो बताती है कि प्रोटोटाइप सूट है प्रोटेक्शन के लिए, जहां पर मैं पहले काम करती थी वहां से। और उसे कहती है जरा ऊपर देखो, हीटिंग पाइप फट चुके हैं और ये सारे शेल जो भी तुमने बताया ये वहीं से आए थे, और शायद हीटिंग पाइपलाइन को भी इन्होंने डैमेज कर दिया होगा। तभी वहां पर एक छोटी सी क्यूट बच्ची आती है और ये थी दिव्या की बेटी जो कि बाहर फंसी हुई थी। वो उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, भागने लगती है। और ऑब्वियसली वो उसको फॉलो करते हैं और वो देखते हैं कि सीढ़ियों पर बहुत सारे लोग मरे हुए थे, लेकिन उन्हें शेल ने नहीं मारा था, उन्हें गोली लगी हुई थी। अभिषेक और डॉक्टर उस बच्ची को कहते हैं कि तुम आगे मत जाओ, आगे खतरा हो सकता है, लेकिन वो हैरान हो जाते हैं जब उन्हें सिक्योरिटी गार्ड रमेश वहां पर मिलता है। अभिषेक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ये इकलौता ऐसा इंसान था जिसने उसके साथ अच्छा बिहेव किया था पिछली लाइफ में भी और इस लाइफ में भी। और अभिषेक को उस सिक्योरिटी गार्ड की एक बात याद आती है, उसने कहा था ये अच्छे लोगों का अंत कभी भी अच्छा नहीं होता। अभिषेक उसके पास बैठा था और दुख मना रहा था, लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। और ये देखकर अभिषेक हैरान हो जाता है कि तुम जिंदा हो। वो कहता है कि अभी मैं मर नहीं सकता, मुझे कोई बहुत ही जरूरी काम है। और तभी वो छोटी बच्ची डॉक्टर से पूछती है आप डॉक्टर हो ना, मेरी मम्मी ने बताया था जिसके भी कपड़ों पर ऐसे प्लस का साइन हो वो डॉक्टर होती है। और उसे कहती है प्लीज आप इसे ठीक कर दो। डॉक्टर एक बहुत ही कोल्ड इंसान है, वो किसी की भी हेल्प बिना पैसे की नहीं करती, लेकिन वो बच्ची इतनी क्यूट थी, उसे देखकर वो कहती है कि आज के लिए, सिर्फ आज के लिए मैं फ्री में इलाज कर दूंगी। उसका इलाज करते वक्त डॉक्टर से पूछती है कि यहाँ पर हुआ क्या था, और वो उसे बताता है कि जब मैं बॉयलर रूम से बाहर आ रहा था तो यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर थे और मैं बाकी सारे लोगों के साथ ऊपर भागने लगा। हमारे पीछे पीछे मॉन्स्टर आ रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें ऊपर ही जाना पड़ रहा था। लेकिन तभी अनुज सामने आता है और वो सब पर ओपन फायर कर देता है। सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम हमें क्यों मार रहे हो, और वो कहता है कि मैं तुम सबको डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करूंगा और खुद ऊपर जाकर छुप जाऊंगा। इसी बीच अनुज उस बच्ची को भी गोली मारने वाला था, तभी हीरो की तरह सिक्योरिटी गार्ड सामने आता और उसके हिस्से की गोली खुद पर ले लेता है और मेंशन करता है कि मैंने गोली को निकाल दिया था, लेकिन मैंने बहुत सारा ब्लड लॉस कर दिया था, इसकी वजह से मुझे एक सेफ जगह पर रेस्ट करना था। तभी अभिषेक उसे कहता है तुम यहीं पर रुको, और वो अनुज की तरफ जाने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभिषेक पीछे मुड़ता और कहता है मुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं है, और उसके आस पास एक ब्लू कलर का ऑरा था। और अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो भी लोग अनुज को फॉलो कर रहे थे वो सबको मारते हुए आगे जा रहा था, और फाइनली वो एक रूम की तरफ जाता है और कहता है ये जगह यहाँ पर सबसे ज्यादा सेफ है और यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा। जो वो अंदर जाने वाला था तभी कोई पीछे चिल्लाता है कि रुको, और ऑब्वियसली वो हमारा प्रोटैगनिस्ट अभिषेक था। अनुज उसे देखकर हैरान हो जाता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, लेकिन कोई बात नहीं अब मर जाओगे, और उस पर गोली चला देता है। लेकिन अपनी नई पावर्स के साथ वो सारी गोलियों को डॉज कर लेता है। और अभिषेक गुस्से में था कि उसने राकेश को गोली मारी थी और उस बच्ची पर भी गोली चलाई थी और बाकी सारी चीजें जो उसने पिछली लाइफ और इस लाइफ में उसके साथ की थी, तो उसका एक पैर और एक हाथ उड़ा देता है, उसको गले से पकड़ता है और ऊपर उठाता है। अनुज उससे भीख मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मारो मत, लेकिन अभिषेक फिर उसे उसी का डायलॉग बोलता और कहता है तुमने सही कहा था, इस दुनिया में जंगल राज है, जो ताकतवर है वो बचेगा और जो कमजोर है वो मारा जाएगा। और जैसे ही वो ये कहता है वो अपने ब्लू कलर के ऑरा से उसे जला देता है और बाहर फेंक देता है। और उसके बाद अभिषेक कहता है कि आज के बाद यही रूल है, जो भी मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाएगा उसे 100 गुना दर्द होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद उन्होंने वहां पर आग जला ली थी और सिक्योरिटी गार्ड और छोटी बच्ची उसके पास बैठकर अपने अपने हाथ सेक रहे थे। इसी बीच डॉक्टर कहती है कि लैंडलॉर्ड ने ये सारे जगह चीजें स्टोर करने के लिए बनाई थी, लेकिन यहाँ से सारी इंपॉर्टेंट चीजें जा चुकी है, बस यहाँ पर कुछ यूजलेस चीजें ही बची हैं। इसके बाद डॉक्टर दोबारा स्मोक करने लग जाती है और दूर बैठे अभिषेक को देखती है जो अकेला बैठकर बस सोच रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि हमने बदला तो ले लिया, लेकिन मुझे वैसा महसूस क्यों नहीं हो रहा है, मैंने उसे मार दिया, उसे छत से फेंक दिया, मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अभिषेक के पास जाती है और उसकी गर्दन पर एक थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम अकेले अकेले क्या सोच रहे हो, मुझे ये बताओ। और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पहले से अनुज के साथ दुश्मनी थी या फिर तुम सुपर पावर वाले लोग होते इतने इंपल्सिव हो कि जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो कहती है चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, और वो अनुज को मारने के लिए उसे थैंक यू कहती है और कहती है अच्छा ही हुआ कि वो राक्षस इस दुनिया से चला गया। अभिषेक उससे पूछता है क्या तुम्हारे भी उससे कोई दुश्मनी थी या तुम उसे नापसंद करती थी। डॉक्टर कुछ देर तक शांत रहती है और फिर याद करती
जाती है। अनुज एक यंग औरत पर बंदूक पॉइंट करके रखता है और साइड में उसका हस्बैंड मरा हुआ था, जो कि शायद उसके मम्मी और पापा थे। और उस टाइम पे डॉक्टर एक अलमारी में छुप कर ये सब कुछ देख रही थी। ये सब सोचने के बाद डॉक्टर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और ये देखकर अभिषेक कहता है कि ठीक है, मैं इससे आगे कुछ नहीं पूछूंगा। इसके बाद अभिषेक कहता है कि ये पूरा रूम स्टोरेज के लिए यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पर हीटिंग पाइप्स होनी चाहिए थी। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि हम बस इस आग के सहारे यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते, हमें हीटिंग को दोबारा से ऑन करना ही पड़ेगा, वरना हम यहीं पर जमकर मर जाएंगे। और तो और पूरी बिल्डिंग में व्हाइट स्किन जैसे क्रीचर्स घूम रहे हैं। और तो और हमें इस रूम को रीएनफोर्स करना होगा ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके। ये सुनकर अभिषेक कहता है कि यहाँ पर जो फालतू सामान पड़ा है उससे हम रीएनफोर्स तो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बात है हीटिंग को ऑन करने की, उसके लिए हमें बेसमेंट में जाना होगा। लेकिन दिक्कत सिर्फ एक है कि पूरी बिल्डिंग में मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं और अगर हम ये नहीं करेंगे तो बीमार भी हो सकते हैं। और जैसे ही वो ये कहता है, वो छोटी बच्ची चीखने लग जाती है और हर जगह जम्स को फैला देती है। वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें। और इसी के बाद सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन वो थोड़ा सा गंदा हो सकता है। और थोड़ी देर बाद अमन एक स्लाइड से नीचे आता है और उसके पूरे शरीर पर कचरा लगा होता था। और नीचे आने के बाद सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि सिक्योरिटी गार्ड ये कहेगा कि गार्बेज डक्ट को यूज करके बेसमेंट में पहुंच जाओ। अपने ऊपर लगा कचरा साफ करता है और सामने देखता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं कि ये उसने क्या देख लिया। बहुत सारे इंसान जैसे दिखने वाले क्रीचर, लेकिन वो थोड़े थोड़े व्हाइट स्किन जैसे दिख रहे थे। वो सब आपस में एंटेंगल्ड थे और ऐसा लग रहा था कि जो भी इंसान मरे थे वो उनसे ब्लड को हार्वेस्ट कर रहे थे। और तभी उसके पीछे से आवाज आती है, जहां से वो आया था उसी डक्ट से आवाज आती है और उसे डर लगता है कहीं ये कोई व्हाइट स्किन तो नहीं है। और अभी मैं बहुत ही कमजोर स्टेट में हूँ क्योंकि मैंने अपनी पावर्स को यूज कर लिया था। लेकिन वहां से डॉक्टर आती है और एक बहुत ही लाउड साउंड के साथ वो वहां से आती है और उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे एक ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट होता है। अभिषेक उसे कहता है, क्या तुम मेरे ऊपर से हट सकती हो, तुम मेरा रास्ता ब्लॉक कर रही हो। और फिर दूसरे एंगल से दिखाया जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे अभिषेक ने उसे पकड़ रखा था। और डॉक्टर उसे कहती है, अगर तुम्हें मूव करना है तो शायद तुम्हें अपने हाथ हटाने पड़ेंगे। और तभी वहां पर फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर उसका मुंह बंद कर देती है ताकि उसे कुछ पता ना चले। और वहां पर एक ह्यूमनॉइड जैसा व्हाइट शेल था जो यहाँ वहां घूम रहा था। वो बिल्कुल शांति से उसके पीछे से निकल जाते ताकि वो उन्हें डिटेक्ट ना कर सके। डॉक्टर उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि ह्यूमनॉइड शेल कौन है, क्या करता है, कहाँ से आया है। और अभिषेक कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और वो कहती है कि शायद तुम्हें गार्ड ने बताया नहीं था कि लेकिन बॉयलर रूम को ऑन करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, और वैसे भी अब तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो। क्या हो अगर तुम यहाँ पर कुछ मुसीबत को फेस करो और यहीं पर बेहोश हो जाए तो तुम्हें बचाएगा कौन। तभी हमें उस ह्यूमनॉइड क्रिएचर का ऊपर का हिस्सा दिखाया जाता है। वो बहुत ज्यादा मस्कुलर है और वो यहाँ वहाँ घूम रहा है और उसे पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर कोई है भी या नहीं। और उस पूरे ह्यूमनॉइड क्रिएचर को देखकर अभिषेक सोचता, अगर मैं इससे लड़ने जाऊंगा तब भी मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इसे हरा सकूं। इसके बाद अभिषेक नोटिस करता है कि ये सारे व्हाइट शेल सिर्फ इंसान को खा नहीं रहे थे, ना ही सिर्फ मार रहे थे, ये उनका ब्लड सक कर रहे हैं और कहीं पर ट्रांसफर कर रहे हैं। और अभिषेक सोचता है कहीं इस ब्लड से बाकी ऐसे ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स तो नहीं बनाए जा रहे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टॉप फ्लोर पर जहाँ पर वो छोटी बच्ची और सिक्योरिटी गार्ड था, वो छोटी बच्ची खिड़की की तरफ जाती है और देखती है और उससे पूछती है ये है क्या। सिक्योरिटी गार्ड को लगा था कि वो वहां पर जाएगा और उसे एक्सप्लेन करेगा कि उसने क्या देखा है, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखता है वो कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उसके सामने ऐसा नजारा था जिसे शायद कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो बाहर देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े व्हाइट शेल्स खून को सप्लाई कर रहे थे एक और शेल में जो कि प्रेग्नेंट लग रही थी। वो सब इतने बड़े थे कि बिल्डिंग्स उनके सामने छोटी छोटी लग रही थी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाहर जहां पर वो प्रेग्नेंट शेल था उसी के पास उस बच्ची की मम्मी दिव्या और वो गिटारिस्ट अरमान खड़े थे। और अरमान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये मर गई होगी, मुझे लग तो नहीं रहा कि ये जिंदा है। और तभी उस बिल्डिंग में उस रूम से जहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड और उसकी बच्ची थी वहां से लाइट फ्लैश होती है, जिसे अरमान नोटिस करता है और बार बार उस फ्लैश को देखकर वो सोचता है कहीं ये मॉर्स कोड तो नहीं है। दिव्या पूछती है कि मॉर्स कोड क्या होता है। अरमान उसे बताता है कि लाइट की मदद से अलग अलग पैटर्न बनाए जाते हैं, हर एक कोड का हर एक पैटर्न का अलग अलग मतलब होता है। हर अलग पैटर्न का मतलब होता है या तो एक वर्ड या लेटर या फिर पंक्चुएशन मार्क्स। और ये सारा काम वो सिक्योरिटी गार्ड कर रहा था और उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि वो समझ जाएंगे कि इस बिल्डिंग के अंदर मत आना। दिव्या उसे पूछती है क्या तुम्हें समझ में आया कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन अरमान को बस थोड़ा बहुत ही समझ में आया था और उसे कहता है कि शायद वो हमें इनवाइट करें कि हम इस बिल्डिंग में आ जाएं। वो दोनों बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं और दिव्या उससे पूछती क्या तुम श्योर हो कि उन्होंने यही कहा था। और वो कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ और वैसे भी तुम्हारी बेटी अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अभिषेक और डॉक्टर को सामने जाना, लेकिन वहां पर व्हाइट शेल या फिर जिसे हम मॉन्स्टर कहते हैं वो खड़ा था। लेकिन लकीली वहां पर कुछ आवाज होती है और वो मॉन्स्टर दूसरी तरफ चला जाता है और ये उनके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी वहां पर जाने के लिए। और वो अजीब सी सफेद चिपचिपी चीज पर चल रहे थे जिसमें अभिषेक सोचता ये पिछले वाले व्हाइट शेल ने बनाया होगा। और जब वो आगे जा रहे थे उन्होंने पीछे ध्यान नहीं दिया था
उस सफेद चिपचिपे सब्सटेंस से एक मॉन्स्टर बनना शुरू हो गया था और बहुत जल्दी वो एक पूरा शेप ले लेता है, जहां पर उसके मसल्स होते हैं, शेल होता है, लेकिन उसका पेट कवर नहीं होता और उसके इंटेस्टाइन अभी भी दिख रहे थे। और तभी वो अपने इंटेस्टाइन को बाहर निकालता है और उससे एक तलवार बना लेता है। उस तलवार का मटेरियल उसके इंटेस्टाइन थी, लेकिन वो किसी भी नॉर्मल तलवार से कम तेज नहीं थी। और अभिषेक और डॉक्टर इस चीज से पूरी तरीके से अनजान थे कि उनके पीछे इतना बड़ा खतरा है। और तभी अभिषेक को कुछ महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, और जैसे जैसे खतरे की फीलिंग बढ़ती रहती है, अभिषेक भागता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि पीछे एक मॉन्स्टर डॉक्टर पर अटैक करने वाला है। और अभिषेक तभी के तभी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, डॉक्टर की तरफ भागता है उसे बचाने के लिए। लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मॉन्स्टर उससे भी ज्यादा तेज होगा और वो कुछ नहीं कर पाता, बस डॉक्टर को धक्का देता है ताकि वो वहां से हट जाए। और वो इसी बीच मॉन्स्टर अभिषेक की कमर पर अपनी तलवार से वार कर देता है और उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है और बस वो उससे थोड़ा सा बचा पाता है। और उसके बाद अभिषेक अपने घुटने पर गिर जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी और उसे रियलाइज हो जाता है कि ये मॉन्स्टर उससे भी ज्यादा तेज है। और इस टाइम पर उसने खाना नहीं खाया है, तो वो भूखा भी है, तो अपनी कंप्लीट पावर का यूज नहीं कर सकता, और अगर वो कर भी पाता तब भी शायद उसका मैच ना कर पाता। अभिषेक उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि नॉर्मल व्हाइट स्किन जैसा नहीं है जिसके खिलाफ वो अपनी स्पीड से उन्हें मार सकता था। ये उससे ज्यादा तेज था और बाकी सारे व्हाइट स्किन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एक और दिक्कत ये थी कि बाकी सारे व्हाइट स्किन अभिषेक पर अटैक कर रहे थे, लेकिन ये व्हाइट स्किन डॉक्टर पर अटैक कर रहा था। और बिना किसी चीज का इंतजार किए वो व्हाइट शेल दोबारा से डॉक्टर पर अटैक कर देता और पिछली बार की तरह वो बस उसे हटा पाता है और चोट अभिषेक को लगती है। और अभिषेक सोचता है कि अगर मैं जल्दी कुछ नहीं कर पाया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे, और अगर वो जल्दी कुछ नहीं करेगा तो दोबारा से वीकेंड स्टेट में चला जाएगा और एक हफ्ते के लिए बेहोश हो जाएगा, और जो कि कोई भी अच्छी बात नहीं है। और तभी उसे उस पैरासाइट की आवाज आती है जो उसके अंदर थी, और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, यही तुम्हारे लिए सही होगा। ये दुनिया बहुत ज्यादा बेदर्द है और ये किसी के लिए नहीं रुकती, और जो यहाँ पर कमजोर होता है वो मारा जाता है। अभिषेक डॉक्टर की तरफ देखता है जो कि अभी जमीन पर बैठी हुई थी और सोचता है कि ये बात सच है, लेकिन ये बात भी सच है, अगर पास में वो मेरी हेल्प नहीं करती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। और वैसे भी अगर मैं भाग गया तो मुझ में और उस अनुज में क्या फर्क रह जाएगा। इस जमी हुई दुनिया में काइंडनेस की कोई जगह नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे इंसान अपनी ह्यूमैनिटी को छोड़ दे। अभिषेक को पता था कि वो पैरासाइट उसकी बात नहीं समझेगी और उसे समझाना भी नहीं चाहता था। वो बस उसे बताता है जब भी कोई प्यारा इंसान मेरे सामने मरता है जिसे मैं पसंद करता हूँ, या फिर कोई इनोसेंट इंसान होता है, तो मेरे दिल में दर्द होता है, और इसे ही इंसानियत कहते हैं। और यही प्रूफ है कि मैं अभी भी एक इंसान हूँ। और हमें एंशिएंट टाइम में भी ऐसे सबूत मिले हैं जहां पर हड्डियां जुड़ी हुई मिली है, मतलब एक इंसान ने दूसरे इंसान की हेल्प की थी। और इंसान इतने हजारों सालों से जिंदा इसीलिए है क्योंकि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और मैं भागूंगा नहीं, मैं जो भी कर सकता हूँ मैं यहीं पर रहकर वो करूंगा। मेरे पास बहुत कमाल की पावर है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने दोस्तों को बचाऊं। और तभी उसके आसपास की एनर्जी चेंज होने लगती है, उसके आसपास का ऑरा बदल जाता है और उसकी पूरी बॉडी एक अजीब सी चीज में कवर होने लगती है, बिल्कुल वैसी जिस चीज से वो दूसरा व्हाइट स्किन बना था। और इस टाइम तक वो मॉन्स्टर बस खड़ा नहीं रहता, वो डॉक्टर की तरफ अटैक करने के लिए आता है। और इस टाइम में बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन डॉक्टर के लिए ये बस एक स्प्लिट सेकंड बराबर था। डॉक्टर को पता था कि अभिषेक अभी सही कंडीशन में नहीं है और उनके सर्वाइवल के चांस ऑलमोस्ट 0% है। लेकिन तभी ब्लेड्स के टकराने की आवाज आती है और एक ब्राइट लाइट उसके सामने आती है और एक अजीब सा व्हाइट शेल उसके सामने खड़ा था। और उसके अपीयरेंस को देखकर ये बताना मुश्किल था कि कभी वो एक इंसान था, लेकिन वो उसे पहचान जाती है कि वो अभिषेक है, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो इस पूरी दुनिया में उसे बचाने की कोशिश करेगा। और अब उसका लुक बिल्कुल भी अलग नहीं था बाकी सारे व्हाइट स्किन से, वो बिल्कुल सेम लगते थे और उसकी पूरी बॉडी उसी मटेरियल से कवर्ड थी जो कि एक आर्मर की तरह लग रहा था। लेकिन उसका सिर्फ लुक उन जैसा हुआ था, वो अभी भी इंसान था, वो अभी भी क्लियरली सोच सकता था और अपने फैसले खुद ले सकता था। और ये सारी चीजें देखकर वो पैरासाइट भी खुश होती है और कहती है तुमने सही फैसला किया है। और अब अभिषेक उसकी ट्रू पावर को कंट्रोल करने के बहुत ज्यादा करीब है, और अब जब वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है वो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला था और वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जैसा उसने सोचा था चीजें उतनी स्मूथली नहीं जाती। वो व्हाइट स्किन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो दोबारा से कोई टाइम वेस्ट नहीं करता, उस पर बार बार अटैक करता है और वो सारे अटैक्स से बच जाता है। और अभिषेक समझ चुका था कि इतनी स्पीड भी उसे हराने के लिए काफी नहीं है, मैं उसे डोमिनेट नहीं कर सकता। लेकिन तब भी वो बार बार अटैक करता है और वो बार बार उसे डिफ्लेक्ट करता है, डॉज करता है। अभिषेक सोचता है कि ये ठीक नहीं है, मैं बहुत लंबे टाइम तक ये फाइट नहीं कर सकता, मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। और इसी बीच डॉक्टर उसकी बॉडी को मॉनिटर कर रही थी ये देखने के लिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। और उसे पता चलता है कि उसके शरीर के आसपास जो आर्मर है वो अपने एनवायरमेंट से हीट लेता है और उसे हीट देता है और एनर्जी की तरह उसे कन्वर्ट करता है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो अब उसके पास अनलिमिटेड एनर्जी थी, वो अपने आसपास के एरिया से हीट को अब्सॉर्ब कर सकता है
और यूज कर सकता है। और उस जैसी साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत ही कमाल की डिस्कवरी थी। वो इस पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्रूअल रियलिटी उसके सामने थी और वो सोचते हैं कि आखिरकार ये किस टाइप की पावर है। और जब डॉक्टर ये सब कुछ सोच रही थी, तब तक अभिषेक और उस दूसरे व्हाइट स्किन ने पूरी जिंदगी जी ली थी। वो एक फुल स्केल बैटल कर चुके थे उस टाइम तक, और अभिषेक अभी भी यही सोच रहा था कि बाकी सारे व्हाइट स्किन से स्ट्रॉन्ग है और इसके पास उतनी ही पावर है जितनी मेरे पास है, और इसे हराना आसान नहीं है। और अगर उसे इस व्हाइट स्किन को हराना है तो उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसकी एक्सेलरेशन एबिलिटी क्या उसे रिवर्स कर सकता है। लेकिन तब तक व्हाइट स्किन उसे चांस नहीं देता। उसकी हेजिटेशन का फायदा उठाता और उसके साइड से निकलकर डॉक्टर पर अटैक कर देता है। और ये बहुत बुरा था, क्योंकि अपनी नए पावर के साथ भी उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो डॉक्टर को बचा सके। अब उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, जो आइडिया उसके दिमाग में आया था उसे करने का। और तभी वो बहुत जोर से चिल्लाता है स्टॉप, और वहां पर सारा टाइम रुक जाता है। जिसमें व्हाइट स्किन था वो भी हवा में फ्रीज हो जाता है, और उस व्हाइट स्किन का ब्लेड बस डॉक्टर से कुछ सेंटीमीटर दूर था। लकीली सब कुछ हो गया था और अब उसके पास टाइम था डॉक्टर को बचाने के लिए, और वो तभी एक अटैक से उस व्हाइट स्किन को खत्म कर देता है। मुझे भी समझ नहीं आया कि उसने क्या किया, लेकिन अब हमें पता है कि वो टाइम को रोक सकता है और व्हाइट स्किन को भी कंट्रोल कर सकता है। तुम्हें इस चीज से क्या लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और बहुत ज्यादा इंजर्ड होने के बाद वो व्हाइट स्किन एक्सप्लोड कर जाता है और डॉक्टर को सिर्फ रिजल्ट दिखता है। उसे ये नहीं पता था कि बीच में क्या हुआ है। डॉक्टर अभिषेक की तरफ देखती है और उसे पता नहीं था क्या वो अभी भी इंसान है या नहीं है, क्या वो अपने होश में है या नहीं है। लेकिन तभी अभिषेक अपना हाथ आगे करता है उसे ऊपर उठाने के लिए और उसे मार देता है। नहीं, मजाक कर रहा था। उसका आर्मर डिसअपियर हो जाता है और उसका चेहरा दिखाई देता है, और वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और उसके बाद वो जाते हैं, हीट को ऑन कर देते हैं, जहां पर रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री दिखा रहा था। और ये देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड और वो बच्ची बहुत ज्यादा खुश होती हैं, और इसका मतलब ये था कि वो दोनों सक्सेसफुल हो गए थे। वो छोटी बच्ची बहुत ज्यादा खुश थी कि अब एनवायरनमेंट थोड़ा सा गर्म हो गया है, लेकिन वो तब भी परेशान थी कि उसकी मम्मी अभी भी बाहर से वापस नहीं आई है। लेकिन तभी उन्हें ऊपर एयर डक्ट से आवाज आती है और सिक्योरिटी गार्ड को लगता है क्या व्हाइट स्किन यहाँ पर भी आ चुके हैं, और अभी यहाँ पर अभिषेक और डॉक्टर नहीं है जो उन्हें बचा सके।